ये विटामिन होता क्या है, विटामिन के वर्गीकरण करें, समझ गए ना 10 नंबर में। तो आप लोग को जो है क्वेश्चन ए लिखना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि इसमें हम जो है उसके कार्य को, स्रोत को और उसके कमी से होने वाले रोग और साथ में विटामिन के कौन कौन वर्गीकरण है वो सब को। ठीक है, चलिए इसका देखिए यहाँ पे उत्तर में देखिए जो विटामिन होता है ना, विटामिन का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया जाता है, समझ गए। 2 प्रकार से जो विटामिन का वर्गीकरण किया जाता है उसमें एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा, फैट में घुलनशील विटामिन, समझ गए ना। तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप लोग को पता है विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सब जो है फैट में घुलने वाला है, वसा में घुलने वाला है। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलने वाला विटामिन है, समझ गए। और विटामिन ए डी ई के जो है आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो चीज़ को समझ गए, कैटेगरी लिख दीजिएगा कि वसा में घुलनशील ए डी ई के, ए वसा में घुलनशील, और विटामिन बी और सी जो है किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद और इसको डिटेल में लिखते हैं। चलिए पहला है वसा में घुलनशील, यहाँ में ए है फैट सोलुबल विटामिन, देख लीजिए, ठीक है। चलिए विटामिन ए देखते हैं हम लोग। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का क्या कार्य होता है शरीर में, यह आँखों को देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही यह बीमारियों से भी, अनेक बीमारियों से भी बचाता है और यह जो है पोषण में अनेक अंगों को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर में जो है शरीर को पोषण भी देता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, समझ गए ना, दांत, मसूड़े, हड्डी, ये सब के लिए जो है विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है, समझ गए ना। तो आप समझ गए कि यह जो है शरीर को बीमारियों से बचाता है। साथ ही यह जो है यह पोषक शरीर में अनेक अंगों को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह त्वचा, बाल, दांत, मसूड़े, हड्डी, ये सब में विटामिन ए की आवश्यकता होती है, समझ गए। खासकर यह आंखों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, समझ गए। तो ये हो गया इसका कार्य। इसका स्रोत यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिल सकता है। तो देखिए विटामिन ए जो है दूध से मिल सकता है, मक्खन से मिल सकता है। उसके बाद मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए होता है, समझ गए। उसके बाद है घी से मिल सकता है, अंडे के सफ़ेदी भाग से मिल सकता है, आम से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, पालक से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसके स्रोत होते हैं, समझ गए। अंडे के उजला भाग, घी, तेल मतलब मछली के यकृत का तेल, समझ गए ना, मक्खन, दूध, आम, गाजर, पालक, समझ गए। विटामिन ए का स्रोत सबसे ज़्यादा गाजर है, समझ गए। चलिए ये हो गया। कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात्रिये अंधता। उसके बाद बिटॉट स्पॉट्स हो सकता है, जीरोसिस कॉर्निया हो सकता है, केरेटोमलेशिया होता है और जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस होता है, समझ गए ना। याद रखिएगा यह आँखों के सब रोग है, जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस, जीरोसिस कॉर्निया, केरेटोमलेशिया, रात्रि ब्लाइंडनेस, समझ गए ना, और बिटॉट स्पॉट्स, ये सब आँख का बीमारी है। ये विटामिन ए के कारण जो है होता है, समझ गए। चलिए ये विटामिन ए देख लिए। विटामिन डी के बारे में यहाँ पे देखिए, चूँकि ए डी ई के, ए जो है वसा में घुलनशील है और अब हम अभी जो है हम उसी को देख रहे हैं। विटामिन डी है, देख लिए विटामिन डी का क्या कार्य होता है। विटामिन डी का कार्य होता है यह हड्डियों को जो है, विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। पर हड्डियों के मजबूती के साथ यह रोधक्षम प्रणाली मतलब रोग इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट देने के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी दूसरे विटामिन को भी सक्रिय करने का कार्य करता है तथा लवणों को भी एक्टिवेट करता है। देखिए विटामिन डी का एक ही कार्य है कि यह हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ गए। लेकिन यह दूसरे जो है दूसरे चीज़ों को जो भी है यह मदद करता है, एक्टिव करता है विटामिन डी, समझ गए ना। तो ये समझ गए, जैसे इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करता है, दूसरे विटामिन को एक्टिव करता है, यह लवण को भी एक्टिवेट करता है। ये जो है इसका ये सब काम है और साथ में यह हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। चलिए विटामिन डी कमी होता है तो दर्द वरद ये सब होने लगता है हड्डी में, समझ गए। इसका स्रोत देखिए, सूर्य के प्रकाश में बहुत ज़्यादा मिलता है, कॉड लिवर आयल में, मछली से मिलता है, अंडे के पीला भाग होता है और दूध और मशरूम से जो है विटामिन डी यानी कैल्शियम मिलता है। तो याद रखिएगा सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश, कॉड लिवर आयल, मछली, अंडे से दूध, अंडे के पीला भाग, दूध और मशरूम में विटामिन डी जो है होता है, समझ गए। चलिए कमी से होने वाला रोग है तो सूखा रोग होगा जिसे रिकेट्स बोलते हैं और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, समझ गए ना, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है, भंगुर हो जाता है, समझ गए। तो ये हो गया आपका विटामिन डी। अब विटामिन ई देखिए, विटामिन ई क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि विटामिन ई का जो कार्य होता है यह मनुष्यों में तथा प्राणियों में समानतः प्रजनन के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए देखिए विटामिन ई जो होता है इसका ज़रूरी या इसका कार्य जो होता है यह मनुष्यों और अन्य प्राणियों के समान जो प्रजनन जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है उसके लिए यह ज़रूरी होता है, समझ गए ना। विटामिन ए ई की कमी से बांझपन भी हो जाता है, समझ गए ना।
यह यकृत के कार्बन टेट्राक्लोराइड के विष से होने वाला कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है तथा हृदय रोग से भी बचाता है। तो विटामिन ई का क्या कार्य है समझ गए। पहला तो यह जो है मनुष्य और प्राणी के प्रजनन के लिए आवश्यक है, साथ ही यह जो है टेट्राक्लोराइड के विष से होने वाला जो कैंसर होता है उसके लिए भी यह जो है उससे भी लड़ता है, और साथ में हृदय रोग के लिए भी यह जरूरी है। समझ गए ना। चलिए ये तो हो गया कार्य। विटामिन ई हो गया, कार्य देख लिए, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए इसका स्रोत जो है कहाँ कहाँ से मिलता है देख लीजिए। इसका जो स्रोत है अंकुरित जितने भी अनाज होते हैं, मूंग हो गया या कोई भी जिसमें अंकुरन अभी नया नया निकला हो, वो जो है खाने से जो है विटामिन ई मिलता है। मक्खन, सरसों का तेल, दूध, इस सब में जो है विटामिन ई मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ई आपको मिलेगा कि हरा जो आप दाना लेंगे और उसको भिगो कर फुलो कर उसमें जो अंकुरन होता है उस नए नए अंकुरन को आप बीज के अंकुरन को लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। समझ गए ना। चलिए अब इसके कमी से होने वाला क्या है, तो सबसे पहले प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो है संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। पेशियों में क्षीणता होगा, मतलब मस्कुलर प्रॉब्लम होगा। लाल रक्त कणों का विघटन होगा, आरबीसी में जो है प्रॉब्लम आएगा। समझ गए। तो ये जो है कमी से कारण होता है। ओके चलिए विटामिन के क्या होता है देख लीजिए। कार्य इसका क्या है विटामिन के का। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, आप लोग जानते हैं। यह विटामिन के अधिक मात्रा में लिया जाए तो प्रोथ्रोम्बिन का स्तर बढ़ जाता है और कम लिया जाए तो कम हो जाता है। अगर आप विटामिन के वाले भोजन का स्रोत अगर ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा स्रोत लेंगे विटामिन के का तो प्रोथ्रोम्बिन बढ़ सकता है। अगर ये कम हो जाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन घट जाएगा। समझ गए ना, जो कि सब रक्त के थक्का के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। समझ गए। चलिए कहाँ कहाँ से विटामिन के मिलेगा, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ लीजिए, अंकुरित गेहूँ लीजिए, सोयाबीन लीजिए, फूल गोभी लीजिए, गेहूं की भूसी। समझ गए ना। तो ये सब जो है विटामिन आपके के लिए आवश्यक है, जो ब्लड को गाढ़ा थक्का बनाने में मदद करता है। समझ गए। चलिए कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाला रोग प्रोथ्रोम्बिन की कमी होना है। प्रोथ्रोम्बिन की कमी होगा तो आपका जो रक्त है वो थक्का नहीं बन पाएगा। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं बी में। ए डी ई के देख लिए, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील दो तरह के विटामिन है, एक है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। अब ये जो विटामिन बी है इसका अलग अलग कंपोनेंट है, इसका अलग अलग यौगिक है। समझ गए। तो इसको जो हम लोग चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन है, ए उल्टा लिख दिया है यहाँ पे वाटर होगा। समझ गए ना। विटामिन बी जो है ए जो बी जो देख रहे हैं विटामिन का वर्गीकरण, यह जल में घुलनशील वाले के लिए देख रहे हैं। समझ गए। चलिए पहला यहाँ पे देखिएगा विटामिन सी जो होता है जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका कार्य क्या है देख लीजिए। एस्कॉर्बिक अम्ल फेरिक आयरन, समझ गए ना, का फेरस आयरन के रूप में अपघटन करता है और अवशोषण में मदद करता है। घावों को जल्दी अच्छे से होने के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल आवश्यक है, क्योंकि यह जोड़ने वाले ऊतकों का निर्माण में सहायक होता है। देखिए किसी को कट फट जाता है, किसी को घाव हो जाता है, तो ये विटामिन सी जो है काम करता है उसको घाव को जल्दी जल्दी भरने में, क्योंकि यह जो है ऊतकों का जोड़ने के काम करता है। इसलिए जहाँ पे घाव होता है, जहाँ पे ऊतक के विघटन से जो घाव हुआ है तो उसको जोड़ने का काम करता है और यह अवशोषण में मदद करता है। समझ गए ना। तो ये जो है इसका कार्य होता है। समझ गए। चलिए उसके बाद इसका जो है स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो स्रोत जो है इसका है आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अमरूद, संतरा, अनानास, टमाटर, पपीता, आम, चौलाई, पत्ती, समझ गए, पत्ता गोभी, पालक, मतलब जितने भी आपको ऐसे चीज़ है जिसमें हल्का फल्का खट्टा मालूम देगा तो समझ जाइएगा कि वो जो है आपका क्या है विटामिन सी का स्रोत है। समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि विटामिन सी जो होता है या विटामिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सब विटामिन हल्का फल्का होता है, बट विटामिन सी जो है आपके दूध में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी दूध में होगा तो दूध है फट जाएगा। तो इसलिए विटामिन सी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो लिखिएगा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। समझ गए। क्योंकि विटामिन सी का जो प्रकृति होता है वह खट्टा होता है और दूध में यह मौजूद होगा तो दूध फट जाएगा, खट्टा से दूध फट जाता है, इसलिए नहीं होता है। समझ गए। चलिए विटामिन सी के से होने वाला जो है कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है और वयस्कों में भी जो है स्कर्वी रोग होता है, शिशु में भी स्कर्वी रोग होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा विटामिन बी, इसी को B1 या इसी को थायमिन बोलते हैं। समझ गए। इसका कार्य क्या है देख लीजिए। थायमिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय मेटाबॉलिज्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तंत्रिकाओं को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने में सहायक है। देखिए थायमिन जो होता है विटामिन B1, यह जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में, इसको जो है चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह साथ में यह नर्वस को, न्यूरॉन्स को, तंत्रिका को क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है थायमिन विटामिन B1। समझ गए। चलिए
देख लीजिए यहाँ पे सूखी ईस्ट इस कहाँ कहाँ से मिलता है, सूखी ईस्ट से, चावल की पपड़ी से, समझ गए ना, मांस मछली से, उसके बाद सब्जियाँ, फल, दूध, गेहूँ, अंकुरन, फलियाँ आदि। कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो बेरी बेरी रोग होगा, शुष्क बेरी बेरी और शिशु में बेरी बेरी। बेरी बेरी का अलग अलग जो है क्या है कैटेगरी है, आर्द्र बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी, शिशु बेरी बेरी। ये जो है विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है, समझ गए। और यह कहाँ कहाँ से मिलेगा, देख लीजिए गेहूँ, दूध, गेहूँ का अंकुरन, फलियाँ, सब्जी, मांस मछली, चावल के ऊपरी परत वाला और सूखी ईस्ट से विटामिन B1 यानी थायमिन मिलेगा, जो नर्वस को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तंत्रिकाओं को, समझ गए। चलिए विटामिन B2 जो है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन का क्या काम है, विटामिन B2 को देख लीजिए कार्य क्या है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चपाचे में सहायक होता है। विटामिन B2 जो है यह भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को चपाचे में मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। जिसे B1 देखे तो वहाँ भी आपका कार्बोहाइड्रेट के चपाचे में था ना, तो यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। तो राइबोफ्लोविन का ये काम है, समझ गए। कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आप लोग जानते हैं कि सूखी ईस्ट, अंडे, यकृत, दूध, मांस, संपूर्ण अनाज, दाल, तिलहन, परिष्कृत अनाज। चूँकि यह सब विटामिन बी का ही एक कंपोनेंट है, कम्प्लेक्स है, यौगिक है, समझ गए ना। तो ये जो है जहाँ जहाँ विटामिन बी का स्रोत होगा वहाँ वहाँ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 ये सब जो है आपके वहाँ वहाँ से मिल जाएगा। तो किसी भी विटामिन बी को एक याद कर लीजिए और उसका स्रोत आप सब में लिख देंगे, समझ गए। चलिए कमी से होने वाला रोग है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, समझ गए ना। ग्लोसाइटिस पता है ना, ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस क्या होता है, जीभ का संक्रमण, समझ गए ना। तो ये ग्लोसाइटिस, चिलोसिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस, समझ गए ना। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह का संक्रमण, समझ गए ना। तो ये विटामिन B2 के जो है कमी से होता है, राइबोफ्लोविन, समझ गए। चलिए विटामिन B3 देखिएगा यहाँ पे क्या है, नियासिन या इसी को निकोटिन एसिड कहते हैं, समझ गए ना। विटामिन B3 को निकोटिन एसिड या नियासिन एसिड कहते हैं। कार्य क्या है इसका, त्वचा, आंत और स्नायुविक प्रणाली के सुचारू कार्य करने के लिए निकोटिन अम्ल आवश्यक है। निकोटिन अम्ल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चपाचे के लिए भी आवश्यक है। देखिए अभी तक ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये तीनों में मिल रहा है आपको, ये कॉमन है। चूँकि यह विटामिन बी का ही ये सब अलग अलग वर्जन है, रूप है। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 ये सब जो है बी का ही वर्जन है, अलग अलग, समझ गए ना। जो कहीं ना कहीं सब में जो है आपके एक तरीक़ा से मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चपाचे में। साथ में जो निकोटिन है विटामिन B3, इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि आंत और जो स्नायिक जो आपका जो स्नावायिक जो प्रणाली है इसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए निकोटिन एसिड की आवश्यकता पड़ती है। इसका कहाँ कहाँ से है, वही चीज़ें हैं सूखी ईस्ट, यकृत, दूध, मांस, मछली, मूंगफली, मनका, अनाज, फलियाँ, अंडा, फलियाँ, सब्जी आदि से जो है विटामिन B3 जो है मिलेगा, ठीक है ना। कमी से होने वाला रोग जो है डर्मेटाइटिस, डेमनेशिया, डेमनेशिया मतलब जानते हैं ना मनोभ्रंश, समझ गए। और डेर्मेटाइटिस मतलब चर्म रोग होगा, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे विटामिन B6 देखिए जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, समझ गए। कार्य क्या है इसका, विटामिन B एमिनो अम्ल, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के चपाचे हेतु आवश्यक है। यह तंत्रिकाओं को समान स्थिति में बनाए रखने में सहायक है। जिस प्रकार से विटामिन B1 का आप लोग देखे हैं, B2 का, B3 का देखे हैं, उसी प्रकार से इसका भी कार्य है कि यह जो है एमिनो अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब के लिए उपापचय के लिए आवश्यक है। यह जो है तंत्रिका को जो है समान स्थिति में बनाए रखने में सहायता करता है, समझ गए चीज़ को। चलिए स्रोत क्या है, स्रोत भी वही है सूखी ईस्ट, यकृत, दूध, मांस, अंडा, अनाज, फलियाँ, सब्जी, गिरी, तिलहन आदि। मतलब ये सब विटामिन बी का ही अलग अलग वर्जन है, अलग अलग कैटेगरी है। तो सब में जहाँ जहाँ से विटामिन बी मिलेगा वहाँ वहाँ से जो है सब विटामिन 1, 2, 3, 5 सब मिलेगा, समझ गए ना। तो किसी एक को याद रखिएगा, आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। भले ही होने से अलग अलग बीमारी होता है, तो ये चीज़ें हैं। कमी से होने वाला रोग आँख, नाक, मुँह के आसपास घाव बनना, ठीक है ना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी होगा तो आपके मुँह के आसपास जो है आँख के आसपास, नाक के आसपास, मुंह के आसपास घाव होने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड का क्या कार्य होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक है एवं अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण में सहायक है, समझ गए ना। मतलब फॉलिक एसिड का कार्य है कि यह लाल रक्त कणों को मैच्योर करने के लिए आवश्यक होता है और अस्थि मज्जा में जो रक्त का निर्माण होता है उसमें यह सहायता करता है। इसका स्रोत क्या है, जई का आटा, सूखी मक्का, बाजरा, गेहूँ का चना, ज्वार, पालक, आलू, सोयाबीन, चौलाई, सूखी ईस्ट, दूध पत्ता, गोभी, टमाटर, मूँगफली, ये सब जो है आपके किसका स्रोत है, विटामिन फॉलिक एसिड का जो है आपका स्रोत है, जो क्या करता है शरीर में बोन मैरो के लिए आवश्यक है और साथ में जो है
बोन मैरो के लिए आवश्यक है और साथ में एमिनो एसिड ये सब के उपापचय के लिए भी आवश्यक है। ओके, चलिए ये हो गया आपका विटामिन B5। देखिए यहाँ पर विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड का कार्य क्या है देख लीजिए, यह ऑक्सीकरण में सहायक होता है, समझ गए ना। कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण करता है और आवासीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऑक्सीकरण में सहायक है। देखिए विटामिन B5 पेंटाथोनिक जो एसिड है ना, पेंटोथोइक जो एसिड होता है इसका काम है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के मात्रा बढ़ेगा तो हृदय रोग बहुत जल्दी अटैक करेगा, समझ गए ना। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है और उसका ऑक्सीकरण करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए ये कहाँ कहाँ से मिलता है, वही चीज़ें है एकरीत, अनाज, ईस्ट, सूखी मांस, मछली, फलिया, सब्जी, तिलहन, गिजी, समझ गए ना, गिरी, ये सबसे जो है आपका विटामिन B5 मिलता है पेंटाथोनिक एसिड, समझ गए। चलिए कमी से होने वाला रोग, पैरों में जलन होना। अगर आपको विटामिन B5 का कमी होगा पेंटाथोइक का तो पैरों में जलन होगा, समझ गए। चलिए विटामिन B7 देखिए बायोटिन। बायोटिन क्या होता है चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देख लीजिए विटामिन B7 कार्य क्या है। विटामिन B7 कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय में सहायक है। देखिए सब में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, विटामिन B वाला जितना भी हम लोग यौगिक देख रहे हैं सब में जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है, सब में आ रहा है। साथ में तंत्रिका भी कॉमन आ रहा है सभी में कि यह तंत्रिकाओं को समान स्थिति में बनाए रखता है, समझ गए ना। और यहाँ पे त्वचा के लिए भी यह आवश्यक होता है, विटामिन B जो होता है त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है, समझ गए। एवं बायोटिन प्रायोगिक प्रक्रियाओं में समानता गर्भधारण और दूध स्रावन के लिए आवश्यक है। और जो बायोटिन होता है B7 यह जो है दूध उत्पादन, दूध स्रावन और समान गर्भधारण के लिए भी जो है यह आवश्यक होता है, समझ गए। चलिए ये कहाँ कहाँ से मिलता है, मिलने का स्रोत वही है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। नौमा देखिएगा विटामिन B का जो है लास्ट यहाँ पे आपका स्रोत है विटामिन B12। विटामिन B12 लाल रक्त कणों के परिपक्वता में सहायता करता है। देखिए किसी को अगर शरीर में ब्लड का कमी होता है और उसके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है तो उसे जो है ये साइनोकोबालामिन विटामिन B12 जो है उसको B12 का गोली दिया जाता है, फॉलिक एसिड का गोली दिया जाता है। ये सब क्या करता है कि लाल रक्त कणों में जो है वृद्धि करता है और उसे बनाता है, ठीक है ना। यह माजा तंतुओं पर मतलब यह मैरो में, बोन मैरो जो है वहाँ पे अपना रिएक्शन करता है और सफ़ेद रक्त कोशिका WBC तथा रक्त कणिकाएँ बनाने में सहायता करता है। B12 का क्या काम है कि यह WBC का बनाएगा और साथ में रक्त कणिकाएँ ब्लड कार्पसल्स में जो है सहायता करता है विटामिन B12। यानी B12 जो काम होता है यह ब्लड में बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको शरीर में क्रिएट करने में, ठीक है ना। इसका स्रोत क्या क्या है, यकृत, मांस, मछली, अंडा, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब जो है आपका विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा स्रोत है, समझ गए। कमी से होने वाला रोग एनीमिया, किसी को अगर विटामिन B12 होता है तो उसमें जो है साइनोकोबालामिन से जो है कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है, समझ गए। चलिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के हम लोग यहाँ से क्या क्या देख लिए, विभिन्न विटामिन के काम देख लिए, विभिन्न विटामिन का कमी से होने वाला रोग देख लिए, वर्गीकरण भी देख लिए। तो विटामिन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा 5 या 10 में तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। जिनको अगर समझ में कम आया हो तो एक बार पुनः जो है विटामिन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए सबसे पहले जानिए क्वेश्चन में आपको कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, मतलब स्वास्थ्य के लिए शिक्षा। वहाँ इससे पहले वाला जो वीडियो आया था तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्कूली सेवा, स्कूली स्वास्थ्य सेवा, समझ गए ना। तो स्कूली स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों में अंतर है। वहाँ पे भी था स्कूली स्वास्थ्य सेवा से क्या समझते हैं, स्कूली स्वास्थ्य सेवा का क्या कारण होता है और स्कूली स्वास्थ्य सेवा में नर्स की क्या भूमिका है, समझ गए। तो हम लोग देखे थे और यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा, समझ गए ना। चलिए स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन देख लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है, समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा मनुष्य के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है, समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया जिसमें समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकार होता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है तो देखिए स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है ना वह स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। यह किसके द्वारा शिक्षित किया जाता है तो जो नर्स होती है कम्युनिटी में, समुदाय में, उनके द्वारा लोगों के बीच में, लोगों के परिवारों के बीच में जो है स्वास्थ्य के हर एक पहलुओं के बारे में जो जानकारी दिया जाता है, जो बताया जाता है, वही एक प्रकार से क्या है शिक्षा है। विभिन्न कार्यक्रमों के थ्रू, विभिन्न प्रचार प्रसार के थ्रू जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। आप लोग देखते हैं कि सरकार जो है विभिन्न वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारियों के बारे में समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से जो है लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करवाती रहती है सरकार। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है
इस स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज मिले, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा मिले, समझ गए ना। तो यही जो है स्वास्थ्य के हर एक पहलुओं पर शिक्षित करना लोगों को ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है, समझ गए। जो जिससे होता यह है कि समुदाय के लोग शिक्षित होकर अपने जीवन शैली को बेहतर बना सके और अपने जीवन शैली को बदल सके, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रोसेस होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें समुदाय में, कम्युनिटी में रहने वाले सभी व्यक्ति और परिवारों जो है ऐसा व्यवहार सीखते हैं ये स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए कि जो है उसको ये शिक्षा क्या करता है, उनके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में हितकार साबित होता है, समझ गए। और यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत देखिए कि स्वास्थ्य शिक्षा का कौन कौन से सिद्धांत होता है, ठीक है ना। सिद्धांत कहा जाए तो दिमाग में रखने वाले चीज़ें, जिसको दिमाग में रखकर एक रूल्स कहिए, एक रूल कहिए, जिसको तहत इस बातें को ध्यान में रखकर जो है कहीं भी जो है काम किया जाता है, वही प्रिंसिपल होता है। तो यही भी स्वास्थ्य शिक्षा का भी कुछ अपना प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत है सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा तभी कारगर होगा जब जो है लोग, समुदाय के लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे, अपना सहभागिता बढ़ाएंगे, तभी जाके जो है सहभागिता से जो है लोगों में और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, लोग जान पाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ठीक है ना। तो पहला सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए समुदाय के लोगों को, समझ गए ना। चलिए दूसरा है कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बताना, यही शिक्षा है। तो इस शिक्षा को बताने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक चीज़ सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें कम्युनिकेशन, इसमें संप्रेषण जो है, कौशल जो हो, बात विचार जो हो वह इतना आसान हो, इतना स्पष्ट हो कि आपके बातों को आपके समुदाय के लोग अच्छे से समझ सके और उस बातें को फॉलो कर सके, समझ गए ना। तो एक कम्युनिकेशन होना बहुत ही बेहतर ज़रूरी होता है। और यह कम्युनिकेशन होता है तो लोगों के बीच में जो है क्या होता है, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ें क्लियर करने में मदद करता है। तो संप्रेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य शिक्षा में, ठीक है ना। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है, समझ गए ना। यह इसका एक सिद्धांत है स्वास्थ्य शिक्षा का कि लोग जो है स्वास्थ्य के बारे में जानकर अपने आप को जो है सीखता है और आगे बढ़ने में जो है उसे मन लगता है, रुचि बढ़ता है, समझ गए ना। तो यह प्रेरणा का भी काम करता है, कौन, स्वास्थ्य शिक्षा, समझ गए ना, इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट है चौथा है समझ। नर्स को जो भी स्वास्थ्य शिक्षा देगी तो उसको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसे जो है अच्छे से समझने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, आप कहीं कम्युनिटी में गए हैं, कहीं किसी व्यक्ति के पास आप स्वास्थ्य के बारे में जो है कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अब उस बात को आप समझा रहे हैं सामने वाले को, लेकिन वो आपकी बात को समझ नहीं रहा है, या जो है फिर आपको जो है उस जो भी टॉपिक आप उसको बता रहे हैं जिस भी चीज़ पर, तो उसके बारे में आपको एज ए नर्स आपको ही नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उसको समझा पाएंगे अच्छे से। इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक सिद्धांत होता है कि जो भी टॉपिक पर चर्चा किया जाना है या जो भी टॉपिक के बारे में लोगों को शिक्षित करना है, उसका एक समझ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, समझ गए। चलिए आपको समझ नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या समझा पाएंगे, यही बातें हैं। अच्छे संबंध, गुड रिलेशन। स्वास्थ्य शिक्षा को इफेक्टिव प्रभावित बनाने के लिए नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान जो भी श्रोता है, लिसनर है, मतलब जो भी लोग हैं समुदाय के, उनसे जो है अच्छे संबंध बनाना चाहिए ताकि जो है वो अपने सवालों को बेहिचक आपसे जो है पूछ सके, समझ गए। चलिए ये हो गया अच्छे संबंध। नेक्स्ट है छठा है प्रबल मतलब रेनफोर्समेंट। स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए जिससे कि वह जन समुदाय द्वारा अच्छे से ग्रहण किया जा सके। छठा पॉइंट है प्रबल, मतलब जो स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए वह प्रबल होना चाहिए। प्रबल मतलब कहा जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि प्रबल आप कैसे किसी भी चीज़ में लाएंगे तो एक चीज़ को बार बार आप दोहराएंगे तो वह जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यही जो है प्रबल भी जो है वही होता है, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका करके सीखने का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे लोगों के बीच में आप स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे आप डायरिया पर हो, फैमिली प्लानिंग पर हो, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन पर हो, हैजा पर हो, किसी भी चीज़ में आप अपने समुदाय में लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे रहना है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जो है क्या क्या करना चाहिए एक्टिविटी, इसके बारे में आप ज्ञान दे रहे हैं, समझ गए ना। तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को आप अगर करके सामने में लोगों को दिखाएंगे ना, प्रैक्टिकल करके, तो लोगों को ये ज़्यादा आसान होता है और लोग ज़्यादा समझते हैं, समझ गए ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा में भी सेम वही चीज़ें हैं। इसका सिद्धांत कहता है कि करके सिखाना चाहिए, समझ गए ना लोगों को। जैसे ORS को घोल को कैसे बनाना है, समझ गए ना, जन समुदाय में इसे करके दिखाना चाहिए, समझ गए, ताकि लोग जो है ORS घोल बनाना सीखे।
और इसका आखिरी पॉइंट है 8वां पॉइंट, इंटरेस्ट, रुचि। अब समझिए कोई व्यक्ति के सामने आप गए चर्चा करने, शिक्षा देने स्वास्थ्य के बारे में किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो चाहे कोई बीमारी हो। एज ए नर्स आप जो है गांव में गए, कहीं शिविर लगाएं और उसमें आप चर्चा कर रहे हैं, समझ गए। अब उस चर्चा में जो है लोगों को इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, रुचि रहेगा ही नहीं, तो लोग आपकी बात को आएगा सुनने, नहीं सुनेगा, आएगा 2 मिनट सुनेगा, उसको नहीं मन लगेगा, उसका रुचि नहीं लगेगा तो चला जाएगा उठ के। इसलिए जो है लोगों को इंटरेस्टिंग करके चीज़ों को बताना चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस विषय में जो है आपसे नॉलेज ले सके, समझ गए, और जो है उसे रुचि बढ़ सके स्वास्थ्य शिक्षा में, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों जितना पॉइंट हमने बताया है 8 पॉइंट, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसमें 2-2 3-3 लाइनें लिखते जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रयोग की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा विधि को बारे में बताइए। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, इसके सिद्धांत को लिखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न विधियों को बताइए, मतलब कौन कौन से ऐसा विधि है जिसके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है लोगों में, समझ गए ना, समुदाय में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे विधियाँ जिसके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ, मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो स्वास्थ्य शिक्षा है ना, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। कुल इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है व्यक्तिगत स्तर पर, एक है आपका सामूहिक स्तर पर और एक है आपका जन समूह स्तर पर, समझ गए ना। तो ये तीनों स्तर आपको याद रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि इसमें जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा ना, उसमें एक एक करके पर्सनल व्यक्ति को जो है दिया जाएगा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, समझ गए ना। उसके स्वास्थ्य को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उन्नत बनाया जाए, उसको जो है शारीरिक मानसिक रूप से कैसे जो है अच्छा बनाया जाए, तो यही सब न होता है स्वास्थ्य शिक्षा में। चाहे पोषण के बारे में हो गया, चाहे स्वच्छता के बारे में हो गया, चाहे किसी दवाई वगैरह, किसी भी फैमिली प्लानिंग, किसी भी चीज़ के बारे में होगा, तो वो स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी होगा वह व्यक्तिगत तौर पे दिया जाएगा। तो ये जो है व्यक्तिगत स्तर का शिक्षा होता है, समझ गए। पहला है इस व्यक्तिगत स्तर में जो है एक पॉइंट आता है, वो है गृह मुलाकात। गृह मुलाकात जो होता है ना, इसमें घर घर जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा घर घर जाके लोगों के उसके व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती है और उसके समस्याओं को पता लगाती है और उसको जो है समस्या का समाधान बताती है, समझ गए। तो यह जो है पर्सनल कब हो पाता है, जब घर घर जाकर विजिट करती है, तो ही यह जो है व्यक्तिगत स्तर पर हो पाता है शिक्षा, समझ गए ना। विधि तो पहला विधि हो गया और पहला विधि में एक ही है। दूसरा है सामूहिक स्तर। अब सामूहिक स्तर का मतलब होता है कि जैसे हम एज ए नर्स हैं और हमारे साथ 2-4 टीमें हैं मेडिकल से, समझ गए। अब वो किसी गांव में गया और किसी गांव में जो है शिविर डाल दिया, शिविर लगा दिया कि आज जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा, या किसी चीज़ के बारे, परिवार नियोजन के बारे में कुछ कोई भी टॉपिक के ऊपर जो है जाकर शिविर लगा देगा और 3-4 मेडिकल हेल्थ टीम होता है वहाँ पे, और वो जो है पेशेंट जहाँ आता है तो उसको जो है चेकअप करता है, समझ गए ना। स्कूल वगैरह या सामुदायिक स्वास्थ्य में ये सब शिविर गाँव में लगता रहता है, समझ गए। तो ये जो होता है, तो यह सामूहिक स्तर वाला जो होता है ना, इसमें सामूहिक स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ दिया जाता है समूह में, लोगों को समूह में। जैसे यहाँ पे जो विषय होता है वह सबके लिए समान होता है, समझ गए ना। जैसे 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति को क्या किया जाता है कि उसी 10 व्यक्ति को किसी एक चीज़ पर, टॉपिक पर चुन लिया। अब उस टॉपिक को, जैसे फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग का क्या लाभ है, क्या इससे क्या होता है, आगे फैमिली प्लानिंग करने से क्या बेनिफिट सरकार दे सकती है, तो मतलब फैमिली प्लानिंग पर जो अगर दिया जाना है तो उसमें 10 ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे, मतलब 100 व्यक्ति आया है, समझ गए। उस 100 व्यक्ति में मान गए ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो फैमिली प्लानिंग वाला हो, जो परिवार नियोजन से रिलेटेड उसका प्रॉब्लम हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुनकर एक समूह बना लेंगे और उस समूह को जो है किसी एक मेडिकल टीम, एक मेडिकल स्टाफ को हैंडल में दे देंगे कि लीजिए आप ये फैमिली प्लानिंग पर अच्छे से समझाइए लोगों को, समझ गए। तो ये जो है ग्रुप होता है कि एक ग्रुप बना के और उस कैटेगरी के हिसाब से जो है सब्जेक्ट विषय को चुन के एक स्टाफ को दे दिया जाता है कि लीजिए आप इस पर जो है स्वास्थ्य के बारे में बताइए, स्वास्थ्य के बारे में हर एक पहलुओं पर चर्चा कीजिए और अगर लोगों को कोई डाउट हो तो उनसे बेहिचक सवाल जवाब करने को मौका भी दीजिए। तो ये जो है सामूहिक स्तर पर यही होता है, समझ गए। चलिए देख सकते हैं, देखिए सामूहिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों को एकत्र कर दी जाती है। मैंने क्या बताया कि अगर मान गए 50 व्यक्ति आया है आपके शिविर में, उसमें से 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार नियोजन से रिलेटेड है, तो उस 10 व्यक्ति को एक समूह बना लिया जाएगा और इस 10 व्यक्ति को जो है एक मेडिकल स्टाफ को दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप जो है इस 10 व्यक्ति को जो है एक बार में जो है इसे फैमिली प्लानिंग के बारे में अच्छे से बता दीजिए और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो बेहिचक पूछने के लिए भी कहेंगे, समझ गए ना। तो इससे क्या समझे कि ये 10 व्यक्ति का समूह हो गया, तो यह समूह पर जो है समान और 10 का जो है समान ही क्वेश्चन है, समान ही विषय है, तो इसीलिए जो है ये प्रभावी होता है, समझ गए। जैसे टीकाकरण, गर्भ निरोधक,
परिवार नियोजन, ठीक है ना, उसके बाद हो गया आहार, ये सब के बारे में दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त विधि का उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए देखिए, पहला यहाँ पे देखिएगा प्रदर्शन है, डिमोन्स्ट्रेशन है। प्रदर्शन, प्रदर्शन के मतलब होता है कि क्रमबद्ध तरीके से लोगों के बीच में चीज़ों को बताना। समझ गए ना? इस विधि के अंतर्गत जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को, विषय को श्रोताओं मतलब लोगों के बीच में सामने में जो है सीरियली क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शन करके मतलब करके जो है दिखाया जाता है कि यह काम कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। समझ गए? जैसे मिर्गी के मरीज को समझ गया, मिर्गी के मरीज को मिर्गी के दौरान सुरक्षा कैसे करेंगे, स्तनपान कराने का सही विधि क्या है, बुखार के दौरान मरीज को ठंडे पानी की पट्टी रखना कैसे, ओआरएस का घोल कैसे तैयार करना। तो ये प्रदर्शन के माध्यम से लोगों के समूहों के बीच में दिखाया जाता है, इसलिए यह जो है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन जो है पहला विधि है समूह स्तर पर। समझ गए? दूसरा है लेक्चर विधि है। लेक्चर विधि का मतलब होता है कि इसमें जो है मान गए, लेक्चर विधि का मतलब ही होता है कि लेक्चर, भाषण देना। समझ गए ना? जैसे इसमें मान गए इसमें जैसे आप कहीं शिविर लगा तो 4-5 हेल्थ स्टाफ जाता है। समझ गए? तो वहाँ पे हेल्थ स्टाफ गया, उसमें से 10 व्यक्ति ऐसा है जिसको समान प्रॉब्लम है, समान विषय पर उसके जो है गाइड की ज़रूरत है। तो उस 10 व्यक्ति को एक जगह पे बैठाया जाएगा, ठीक है, और इसको 10 व्यक्ति को जो समस्या है उस समस्या का जो हेल्थ टीम में से उसको देंगे बताने के लिए, जिसको जो है अच्छे से नॉलेज होगा इस समस्या के, इस विषय के बारे में। ठीक है ना? तो उसको हम दे देंगे और कहेंगे कि आप जाइए इस 10 आदमी को इनके समस्या के अनुसार इनको अच्छे से जो है इनका विषयों पर चर्चा करें और इनका डाउट क्लियर करें। ठीक है ना? हेल्थ के बारे में। तो इसमें होता यह है कि लेक्चर विधि में एक तो विशेष लोग होते ही हैं चर्चा करने के लिए, साथ ही चर्चा के बाद जो है लास्ट में कुछ समय दिया जाता है सामने वाले श्रोता को कि आप, मैं जो लेक्चर दिया हूँ इसमें से कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये जो है दिया जाता है लेक्चर विधि में, यही लेक्चर विधि होता है। समझ गए? चलिए, तीसरा यहाँ पे देखिएगा समूह चर्चा है। समूह चर्चा का मतलब होता है कि समूह चर्चा में द्विपक्षीय संप्रेषण होता है। इसमें सभी सदस्य आपस में किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं तथा इनमें एक लीडर होता है। समझ गए? समूह चर्चा के मतलब होता है कि जैसे किसी भी विषय पर चर्चा करना है, जैसे होता है ना ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि 5-10 आदमी, 20 आदमी बैठा है, उसमें डिस्कशन चल रहा है। समझ गए? एक टॉपिक रख दिया गया, उस टॉपिक पे मान गए उसको नहीं आएगा तो वो बताएगा, उसको नहीं आया तो वो बताएगा, अगर वो जो बताया है उससे अगर कोई डाउट होगा किसी को तो कोई पूछेगा। तो यही जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। समझ गए ना? तो समूह चर्चा के द्वारा भी स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, जिसमें एक लीडर होता है और लीडर का क्या काम है कि उस समूह पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना और अनुशासन बनाना। समझ गए? तो यह समूह चर्चा हो गया। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चौथा है संगोष्ठी। संगोष्ठी का मतलब होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा इस विधि में 3 से 5 विशेषज्ञ होते हैं। समझ गए ना? इसमें जो है 3 से 5 जो है विशेषज्ञ होते हैं इस स्वास्थ्य शिक्षा के विधि में, जो किसी एक श्रोताओं के समक्ष अपने विचार को प्रकट करते हैं, एक एक करके अपने जो है विचार प्रकट करते हैं। समझ गए? संगोष्ठी में एक चेयरपर्सन होता है जो इसे नियंत्रित करता है। 3 से 5 जो विशेषज्ञ होते हैं ना, इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो इस सबको नियंत्रित करता है। समझ गए? और साथ में इसका मीनिंग होता है कि तीन से लेकर जो 5 जो विशेषज्ञ है वो सब बारी बारी से अपना अपना विचार सामने लोगों के बीच में रखेगा। ठीक है? और लास्ट में जो अपना अपना क्वेश्चन रखा है या किसी चीज़ पर बताया है, तीनों पाँचों, तो वो जो है उसी से रिलेटेड अगर किसी को डाउट होगा तो पूछने का जो है मौका भी दिया जाता है। तो ये जो है संगोष्ठी होता है। समझ गए? जिसको हम लोग सिंपोसियम बोलते हैं। समझ गए? चलिए, 5वां है कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप, क्रियान्वयन। कार्यशाला के क्रियान्वयन हेतु सभी सदस्यों को 3 से 4 समूहों में बांट दिया जाता है। समझ गए? जैसे एक समूह में मान गए 50 लोग हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि उस 50 लोग को काम को करके दिखाने के लिए उसको जो है अलग अलग समूहों में 4 समूह बना दिया जाता है, 10-10, और उसको जो है अलग अलग बांट दिया जाता है। और उस सभी समूह में एक जो है चेयरपर्सन, मुख्य आदमी बनाया जाता है, जिसको जो है उस टीम पर अपना अधिकार नियंत्रण करने के लिए जो है उसे बनाया जाता है चेयरपर्सन, जो अच्छे से कार्य को क्रियान्वयन कर सके। समझ गए? तो ये 5वां वर्कशॉप होता है। समझ गए? कार्यशाला। इस विधि से स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, करके दिखाया जाता है। का अब है पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन के मतलब होता है कि इस विधि के अंतर्गत 4 से 5 विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशेष पर चर्चा करते हैं। समझ गए? और ये जो है सब अपने अपने बातों को एकाएक करके यहाँ भी रखते हैं, यानी एक पैनल का निर्माण करते हैं। समझ गए? तो ये पैनल निर्माण हुआ। 7वां है फील्ड ट्रिप है। फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कि जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देना है तो बच्चे को क्या करते हैं कि उससे जो है हम लोग फील्ड ट्रिप पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उस स्थान के वास्तविकता और घटना के बारे में अवगत कराया जाता है। ठीक है? तो ये फील्ड ट्रिप होता है। इसके ट्रिप के द्वारा भी लोग कुछ कुछ चीज़ें को सीखते हैं। समझ गए ना? चलिए,
ये हो गया। 8वां है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है कि यह एक कार्ड के समान होता है जिस पर विषय लिखा होता है कि 1 नंबर विषय, 2 नंबर विषय, 3 नंबर विषय। तो ये फ्लैश कार्ड पर छपा हुआ है विषय का नाम और नंबर, और इसको जो है सीरियली रूप से इस चर्चा दिखाया जाता है लोगों को इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से, समझ गए ना। तो ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने का एक विधि है जो कि सामूहिक स्तर पर फ्लैश कार्ड का उपयोग होता है। ओके। फ्लैलेन बोर्ड है। फ्लैलेन बोर्ड का मतलब होता है कि यह एक लकड़ी का बना हुआ होता है, समझ गए। इसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा होता है, समझ गए, जिसके ऊपर किसी घटना या स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सूचना को क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया जाता है। आप लोग जाते होइएगा कॉलेज सब में तो देखते होइएगा कि दीवार पर एक बॉक्स रहता है, समझ गए ना। एक बॉक्स बना होता है लकड़ी का और ऊपर से शीशा लगा रहता है और उसमें जो है अंदर वेलवेट होता है लाल कलर का, और उस पर देखते होइएगा कोई भी सूचना वगैरह होता है तो उसी वेलवेट पर शीशा के अंदर जो है लगा दिया जाता है सूचना को, और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी आता है तो उस सूचना को पढ़ पाता है, समझ गए। तो वही एक फ्लैलेन बोर्ड ही होता है। और ये फ्लैलेन बोर्ड क्या करता है, तो यह भी एक जानकारी और शिक्षा देने का ही कार्य करता है जो कि सामूहिक स्तर पर होता है, समझ गए। ये हो गया आपका। तो कुल 9 पॉइंट हो गया यहाँ पे सामूहिक स्तर पर। अब हम लोग जन साधारण स्तर पर देख रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा इस विधि द्वारा बड़े समूह में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए निम्न साधनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब ये जन साधारण स्तर है, मतलब कि यह विस्तृत होता है। इसमें बैठे बैठे जो है बहुत सारे काफ़ी लोगों को जानकारी देना है, बहुत सारे काफ़ी लोगों को जो है कोई भी चीज़ों के बारे में शिक्षा देना है, बताना है। जैसे सरकार अचानक जो है घोषणा किया कि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को जो है इससे बचने की आवश्यकता है, ये चीज़ें करने की आवश्यकता है, एडवाइजरी जारी हुआ। तो क्या करता है कि अखबार के माध्यम से बता दिया जाता है लोगों को, जिससे होता है कि उसी अखबार के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग जो है जान जाते हैं, समझ गए ना। तो इसमें कोई 10, 20, 50, 100 व्यक्तियों का ज़रूरत नहीं होता है कि पेपर में छपा और लाखों आदमी जो है देख लेता है पेपर के माध्यम से। तो यह जन साधारण स्तर होता है जिसमें लोगों के विभिन्न स्तरों पर लोग जो है जान पाते हैं स्वास्थ्य के बारे में, समझ गए। जैसे अखबार है, आप लोग को पता है कि अखबार के माध्यम से लोग क्या करते हैं, जानते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित बारे में कि क्या छपा है नहीं छपा है। तो अखबार भी ये काम करता है स्वास्थ्य शिक्षा का, जो कि जन साधारण स्तर पर, ठीक है। दूसरा है रेडियो। दूसरा है रेडियो। कोई भी न्यूज़ समाचार जो है इस पर चलता है और लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो यह भी एक शिक्षा का ही काम करता है, समझ गए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पत्रिका, बुलेट्स, पर्चे। अब आप लोग को पता होगा पंपलेट्स वगैरह जो छपता है तो वह जो है आप लोग देखते होइएगा कि उस पंपलेट पर हेल्थ के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में हो पंपलेट पर छपता है, लोगों के बीच में उसे प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे लोग जो है क्या करते हैं कि लोग इससे जानकारी ले पाते हैं, समझ गए। तो ये स्वास्थ्य पत्रिका और बुलेटिन और पर्चे काम में आता है जन साधारण स्तर पर। ओके। नेक्स्ट देखिए, फिल्म और टेलीविज़न है। फिल्म और टेलीविज़न का मतलब होता है कि टेलीविज़न पर कोई भी न्यूज़ समाचार चल गया, जैसे कोविड का वैक्सीन लगना है तो टीवी पर सबसे पहले आ जाता था कि कोविड का वैक्सीन फलाने तारीख से लगेगा, इस कंपनी को मंजूरी दिया गया है। तो ये फिल्म और टेलीविज़न क्या करता है कि लोगों को विस्तृत रूप से एक बड़े क्षेत्र में लोगों को जानकारी दे देता है आसानी से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदर्शनी और पोस्टर और प्रदर्शनी के माध्यम से देखते होइएगा कि लोगों के बीच में सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, तो देखते होइएगा बाजार में जहां लोगों का बहुत भीड़ भाड़ होता है वहां पे सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी, प्रदर्शनी, टीवी चलाया जाता है ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सके, इसके बारे में शिक्षा ले सके, ठीक है ना। छठा देखिएगा, इंटरनेट आजकल बहुत पॉपुलरिटी है, कुछ भी होता है इंटरनेट पर डल जाता है और कम समय में ही जो है लाखों करोड़ों लोग जो है देख लेते हैं और इससे अवगत हो जाते हैं। तो इंटरनेट भी जो है एक बहुत भूमिका निभाता है स्वास्थ्य शिक्षा का, ठीक है। तो ये 3 स्तर से जो है आप स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, समझ गए ना। व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर और जनसाधारण स्तर, ठीक है। कहता है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक स्वास्थ्य केयर क्या होता है, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है। चाहे आपसे पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल पूछे या फिर पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा पूछे, मतलब वही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए होता क्या है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं, फैमिली हेल्थ केयर या फैमिली हेल्थ सर्विस। परिवार के विभिन्न सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर उन्हें रक्षात्मक, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव मतलब उन्नायक और थेरेप्यूटिक मतलब उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी रिहैबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। देखिए, एक परिवार में 3, 4, 5 जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना और निदान करके उन्हें रक्षात्मक, उन्नायक और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधित सेवा प्रदान करना ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। मतलब
एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का निदान, उन्हें जो है समस्याओं का निदान और उसका रक्षात्मक, उन्नयक और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना या देखभाल करना ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या सेवा कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब देखिए ये पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा या पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य ही होता है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता तथा समस्याओं का आकलन करना। पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल इसीलिए यह किया जाता है परिवार के सदस्यों को देखभाल कि परिवार के सदस्य में जो भी स्वास्थ्य से संबंधी समस्या है, उसको आवश्यकता है, उसको पता लगाना और उसका आकलन करना। ठीक है। साथ ही परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इसका एक उद्देश्य ये भी है कि परिवार को जो है एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, इसका एक जो है उद्देश्य है ये भी। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य होता है कि परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को पता लगाना। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको किन किन कारणों से जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो उस कारक को जो है पता लगाना, इसका एक उद्देश्य होता है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का या सेवा का। नेक्स्ट है कि पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना भी जो है इस पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंदर चीज़ें किया जाता है। तो इसमें और सारे उद्देश्य लिख सकते हैं कि परिवार को, किसी भी परिवार के अंदर उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल क्यों दिया जा सकता है, क्यों दिया जाता है, तो उसके प्रति आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपके अंदर एबिलिटी है तो इसको 10 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना कि किसी परिवार के अंदर एज ए नर्स आप जाएंगे, देखभाल करेंगे, तो उसको जो है किन किन क्यों यह देखभाल जो है करते हैं, तो उसी को जो है हम इसको पॉइंट में लिख देंगे। समझ गए। तो ये उद्देश्य हो जाएगा। जो सिद्धांत होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के सिद्धांत में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना पड़ता है टॉपिक के हिसाब से। तो पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा है तो इसका सिद्धांत लिखना है। ठीक है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। वही चीज़ें है कि किसी भी परिवार के विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा बेहतर तरीके से प्रदान करने के लिए किन किन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, और वही जो है सिद्धांत होता है। चलिए जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है सिद्धांत में देख लीजिए, आपको मन हो तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखे हैं। आपको मन हो तो 7 वाला को 1 पर लिख दीजिए, 5 वाला को 2 पर लिख दीजिए, 8 वाला को 1 पर लिख दीजिए। सीरियली से कोई मतलब नहीं है, बस सिद्धांत है तो अच्छी अच्छी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के लिए। ठीक है ना। देखिए, परिवार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होगा। अब यहाँ पे जो परिवार को स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा वह परिवार के अनुसार होगा, परिवार के क्या आवश्यकता है उसके अनुसार होगा। तो यह एक अच्छी बातें है, एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट है परिवार के स्वास्थ्य सेवाओं को लक्ष्य स्पष्ट तथा लक्ष्य आपूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। अब परिवार में किसी भी सदस्य को देखभाल जो है क्यों कर रहे हैं, इसका एक लक्ष्य होगा ना कि हम बुखार है तो बुखार से छुटकारा के लिए, सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से छुटकारा के लिए देखभाल में। ठीक है। उसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उससे जो है रोकथाम छुटकारा के लिए, मतलब एक लक्ष्य जो है लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल, और उस लक्ष्य को जो है पूर्ति करने के आधारित काम भी करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन में परिवार के सदस्यों को आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। अब ये जो सेवा दिया जाएगा परिवार के किसी भी सदस्य को या परिवार के संपूर्ण सदस्य को उसके स्वास्थ्य का, तो इस सेवा को जो है या ये देखभाल को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा प्रभावी हो, जो हम काम करेंगे परिवार को देख रेख के लिए उसमें वो जो है ज़्यादा प्रभावी हो, तो इसके लिए जो नियोजन और जो क्रियान्वय होगा उसमें परिवार के सदस्यों को शामिल करना जरूर चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य के प्रगति दृष्टिकोण, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आदि की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ये जानकारी उसे स्वास्थ्य नियोजन में मदद करता है।
अब एक जो स्वास्थ्य नर्स होगी वह परिवार के बीच में जाएगी तो उस परिवार के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे उसका कौन से समाज है, आर्थिक स्थिति उसका कैसा है, समझ गए ना, स्वास्थ्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण जो सोच है वह कैसा है, उसका शैक्षणिक स्तर कैसा है, चूँकि अगर शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचेगा नहीं, ठीक है ना, जैसे तैसे वह अपना खाएगा पिएगा रहेगा। स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है कोई भी कारण, इन सबको जो है ज़रूर जो है नर्स के द्वारा ये सब इकट्ठा करना चाहिए, समझ गए। जो स्वास्थ्य नियोजन में मदद करता है, मतलब स्वास्थ्य को जो है एक नियोजन प्लानिंग करने में मदद करता है सारा डाटा, समझ गए ना। ये हो गया। उसके बाद जो है क्या करना चाहिए पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में, तो परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान नर्स को परिवार के धार्मिक विश्वास और परंपराओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब जानते हैं कि तरह तरह के जो है आदमी रहते हैं, सब अपना अलग अलग धर्म परंपरा को मानने वाला होते हैं, तो ऐसे में आप एज ए नर्स जो है आपको ये सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे परिवार में जो है किसी को भावनाओं को या किसी के धार्मिक विश्वास पर ठेस पहुँचे, समझ गए ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए इनमें नियमित होनी चाहिए। अब ये जो है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल को इफेक्टिव बनाने के लिए रेगुलरिटी नियमितता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा परिचारिका। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, जो है परिवार की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ परिवार को देनी चाहिए। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें परिवार को आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी परिवार को देनी चाहिए, समझ गए। तो ये सब जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत किया जाता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है नैदानिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रक्षात्मक तथा उन्नयात्मक स्वास्थ्य सेवाएं भी परिवार में प्रदान की जानी चाहिए। किसी फैमिली को देखभाल किया जा रहा है तो उसमें उसका डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक, मतलब उसके निदान और उपचार का तो काम किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो है परिवार को कैसे रक्षा किया मिलेगा, इससे कैसे सुरक्षा होगा, कैसे उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि होगा, कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे उन्नयक होगा, तो इन सबको जो है भी रक्षात्मक और उन्नयात्मक भी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर आधारित होनी चाहिए। सर्वाधिक आवश्यकता वाले परिवार को सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वैसा परिवार को सबसे पहले जो है स्वास्थ्य सेवा देंगे जिससे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, मतलब उसके परिवार में ज़्यादा गंभीर स्थिति हो, तो पहले उस परिवार को जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 10वां है गृह मुलाकात के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। अब नर्स जो है कहीं अगर भ्रमण कर रही है, गृह मुलाकात होम विजिट कर रही है, तो उस होम विजिट के दौरान उस परिवार के हर एक सदस्य को या परिवार में जो है सबको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको जो है परिवार में बताना चाहिए और उससे लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, समझ गए। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 11 पॉइंट देखिएगा परिवार में प्रदान की गई सेवाओं को प्रभाव जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन एवं क्रियान्वयन किए जाना चाहिए। अब जो स्वास्थ्य सेवा हम दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य का देखभाल परिवार को कर रहे हैं, वह कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे स्वास्थ्य में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम ऐसे ही देखभाल करते करते जा रहे हैं लेकिन कोई जो है स्वास्थ्य में उन्नत नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। तो मूल्यांकन करना चाहिए। यह पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का एक सिद्धांत है कि मूल्यांकन करके अगर लगेगा कि स्वास्थ्य में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, फिर से इसमें जो है लक्ष्य बनाना चाहिए, फिर से नियोजन और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो उससे मूल्यांकन से पता चलता है अगर वृद्धि हो रहा है तो और जोर दिया जाएगा, अगर कोई प्रभाव नहीं है तो फिर से नियोजन और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि परिवार में प्रदान की गई सेवा का रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। और लास्ट है कि किसी भी परिवार के देखभाल में यह सिद्धांत है कि जो भी परिवार में देखभाल किया जा रहा है उसका एक रिपोर्ट जरूर तैयार होना चाहिए, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग उसका जरूर होना चाहिए, समझ गए। तो ये जो है 12 पॉइंट है, आप लोग जो है
जितना याद होगा 10 याद होगा तो 10 भी लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी अच्छी बातें ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जो है किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे परिवार को अच्छा होगा, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है और क्या कार्य है, बताएं। मतलब किसी भी पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में एक नर्स का क्या भूमिका हो सकता है, उस चीज़ को जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, देखिए यहाँ पे पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य निम्न है, ठीक है ना। किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, समझ गए ना। पहला नर्स का ये भूमिका होता है कि किसी भी परिवार में जो है देखभाल किया जा रहा है तो उस परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी रखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, तो ये भूमिका होता है, समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा किसी भी परिवार के देखरेख करने से पहले जो है परिवार के संपूर्ण जो है जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे परिवार में कितने सदस्य है, संख्या कितना है, उम्र सबका क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, पढ़ाई सब कितना किया है, आर्थिक स्तर क्या है किसका, मतलब इनकम का, ठीक है ना, सबका स्वास्थ्य कैसा है, समझ गए। मासिक आय कितना है, टीकाकरण किसी को पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो इन सभी तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, जानकारी रखना पड़ता है नर्स को पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट हो गया कि परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। अब ये नर्स का काम होता है कि अगर परिवार में हम जा रहे हैं, परिवार में होम विजिट कर रहे हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को या परिवार में किसी को देखभाल करना हो तो सबसे पहले देखभाल क्या चीज़ का करेंगे, समस्या का ही ना। तो समस्या का पता जब तक नहीं लगाएंगे तो कैसे देखभाल करेंगे। तो समस्या का जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना भी नर्स का एक कार्य होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट है, देखिएगा, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। नर्स का एक कार्य ये भी होता है कि जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उन सब के बारे में परिवार के सदस्यों को बताएं और उसका लाभ उठाने के लिए जो है प्रोत्साहित करें। तो यह जो है स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी देना, यह नर्स का एक काम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निरीक्षण करना। नर्स को जो है क्या होता है कि जो भी कार्य किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा, तो नर्स जो है क्या करती है कि निरीक्षण करती है उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को कि ये सही से हुआ है या प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है। इसके देखभाल करने के बाद जो है परिवार को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका निरीक्षण का भी कार्य जो है नर्स करती है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। एक नर्स का एक काम है, यह काम होता है कि पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में जो है वह शिक्षा भी प्रदान करे। हर एक सदस्यों को स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जो है शिक्षा प्रदान करना चाहिए। पोषण संबंधी चीज़ों में, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी तमाम तरह के जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये नर्स के द्वारा एक कार्य होता है, समझ गए। छठा और आखिरी है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना। अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है क्या करती है कि इसको जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत एक रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना चाहिए। इसका ये काम है नर्स का कि वह रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों करे, समझ गए ना। जैसे किसी परिवार में कितना क्या चीज़ का खपत हुआ, परिवार में कितना किसको जो है लाभ दिया गया, किसको कितना देखभाल किया गया, कितना टीकाकरण दिया, क्या परिवार नियोजन का, इन सब का जो है रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। और यह जो है पारिवारिक देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझ गए, आगे उच्च अधिकारियों के पास प्रस्तुत करने के लिए, समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म। किसी भी पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स इन सभी कार्यों को या भूमिका निभाती है, समझ गए। चलिए दूसरा जो प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे है, जनपादिक रोग विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करें तथा इसके उद्देश्य लिखें। मतलब
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करें और इसके उद्देश्य पर्पज को लिखे, एम्स को लिखे, तो कैसे लिखेंगे? चलिए शुरू करते हैं। जानिए एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। मानव जनसंख्या में, मतलब मानव की जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारक तत्वों के अध्ययन एवं स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। देखिए, मानव जनसंख्या के बीच में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, समस्या है, घटना है, समझ गए, तथा इस तत्वों स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को जो निर्धारण करने वाला जो तत्व है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कैसे नियंत्रण पाना है, इन सब का जो है अध्ययन इसी एपिडेमियोलॉजी के तहत किया जाता है। जैसे कैसे जो है बीमारी फैलता है, बीमारी पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो बीमारी को बढ़ाता है, समझ गए ना। तो ये सब जो है सारा के सारा एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत जो है होता है, समझ गए, और यही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, समझ गए ना। चलिए यानी क्या समझे कि मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण, निर्धारक तत्व के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सीधा सीधा समझिए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रण किए जाने वाला प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कि कैसे भाई स्वास्थ्य का जो समस्या है कैसे रुकेगा, किन चीज़ों का उपयोग करके रुकेगा, जो है स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला कौन कौन से तत्व है, इन सारा चीज़ को जो है अध्ययन इसी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, समझ गए। एपिडेमियोलॉजी एक अध्ययन है, समझ गए ना, जिसमें क्या कहता है कि उन सारे सिचुएशन का, स्वास्थ्य के उन सारे सिचुएशन के अध्ययन किया जाता है जो मनुष्यों के बीच में पाए जाने वाला स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, उसको जो है कैसे जो है किस चीज़ का उपयोग करके वह रुक सकता है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, समझ गए। चलिए इसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे उद्देश्य देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है उद्देश्य में। तो अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एपिडेमियोलॉजी के निम्न उद्देश्य है। कौन कौन से उद्देश्य है देख लीजिए। पहला जो उद्देश्य है, मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के वितरण एवं विस्तार का वर्णन करना। मतलब मानव जनसंख्या है ना, तो इसके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्या है, इसके जो है विस्तार से लोगों के बीच में इसका जो है विस्तार से वर्णन करना और इसका वितरण करना एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत इसका उद्देश्य है। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत यह क्यों है एपिडेमियोलॉजी, तो यह इसीलिए है कि स्वास्थ्य समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया जाए कि स्वास्थ्य समस्या क्यों होता है, क्यों फैलता है, किन किन कारकों से जो है स्वास्थ्य समस्या में संबंधित समस्या आता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन तकनीकों के उपयोग करके इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये सब जो है एपिडेमियोलॉजी का ही जो है उद्देश्य होता है, समझ गए। नेक्स्ट है रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना। रोग किन किन कारकों से, किन किन फैक्टरों से जो है रोग उत्पन्न होता है, इसका जो है अध्ययन करना इसमें जो है होता है, समझ गए। एपिडेमियोलॉजी में ही यह इसका उद्देश्य है। तीसरा जो है देखिएगा, बीमारियों को कैसे रोकथाम करना है, इस पर कैसे नियंत्रण पाना है, इसको कैसे उपचार करना है, समझ गए। स्वास्थ्य सेवा का कैसे नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता निर्धारित करना एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही होता है। तो एपिडेमियोलॉजी का ये भी एक जो है उद्देश्य होता है कि बीमारियों को कैसे रोकथाम, नियंत्रण और उपचार करना है, यह जो है इसके अंदर ही किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ही। यह भी इसका क्या हो गया, एक उद्देश्य ही हो गया, समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं आप लोग के बीच में। आप लोग को पता है कि जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है, इसके एजेंट्स को लिखे, इसके कारक को लिखे, परपोषी व वातावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनपादिक विज्ञान त्रयी क्या है, समझ गए ना, वर्णन करे। तो समझ लीजिए कि इसमें जो है मुख्यतः तीन चीज़ों का जो है किसी भी रोग उत्पन्न होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक होता है, और वही जो है जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी कहलाता है। त्रयी मतलब तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रोग के उत्पन्न होने में तीन चीज़ों का जो है होना आवश्यक होता है। अगर इस तीन में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो वह जो है रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है मनुष्य में, ठीक है ना। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है, चलिए इसके जो है हम लोग कारक को देखते हैं, ठीक है। देखिए
जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, मनुष्य में रोग उत्पत्ति के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। कर्ता मतलब कारक एजेंट, दूसरा होस्ट यानी परपोषी, तीसरा वातावरण। इन तीनों चीज़ों के बिना जो है कभी भी किसी को रोग नहीं हो सकता है, समझ गए। ये 3 चीज़ें सम्मिलित रूप से होता है तो ही जाके व्यक्ति के अंदर जो है बीमार होता है व्यक्ति, समझ गए। जैसे कर्ता कारक मतलब कौन से कारक है, परपोषी मतलब किसके बिना, और वातावरण, ये 3 कारक के जो है रोग उत्पन्न होने का जो है इसी चीज़ को हम लोग जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं, ठीक है। इन 3 घटकों को जनपादित रोग विज्ञान त्रयी कहते हैं। इन 3 में से किसी एक के न होने पर रोग नहीं हो सकता है। देखिए, इसी चीज़ को जो है जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। इनमें से किसी एक के न होने पर रोग नहीं हो सकता है, समझ गए। यानी कर्ता यानी कारक, परपोषी और वातावरण तीनों को होना आवश्यक है, समझ गए। इस तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो व्यक्ति में रोग नहीं हो सकता है, समझ गए। चलिए, कारक क्या होता है देख लीजिए। किसी भी बीमारी को होने के सबसे पहले आवश्यक होती है यही आपका एजेंट कारक। बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक ये सजीव या निर्जीव हो सकते हैं, समझ गए। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो एजेंट होता है ना, यह सबसे पहली आवश्यकता होता है रोग को उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। कारक क्या करता है, यह सजीव और निर्जीव कुछ हो सकता है। चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक है। पहला कारक है बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे निम्न प्रकार के वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ होता है जो कि संक्रमण के पात्र होता है। यह कारक होता है, कर्ता होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य, पशु, कीट, ये सब जो है क्या है आपका एजेंट है, मिट्टी, ठीक है। यह सजीव और निर्जीव कुछ भी हो सकता है, ऊपर में देख लिए। दूसरा है पोषण कारक। पोषण कारक का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में यह एक क्या है, एजेंट है। ये सब कारक है कि व्यक्ति के अंदर इस सब के कमी से या इस सब के होने से जो है रोग उत्पन्न होता है, कारण बनता है। तो कारण में व्यक्ति को खाना पीना, पोषक तत्व भी एक कारण बनता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज का कमी होगा तो कुपोषण से संबंधित बीमारियां होगा, समझ गए ना, या विभिन्न बीमारियां हो सकता है। तो पोषण कारक होता है। भौतिक कारक मतलब ठंडा, गर्मी, आर्द्र मतलब सूखा, दाब, विकिरण, विद्युत ध्वनि, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर असंतुलन होने से रोग उत्पन्न करता है। तो ये सब फिजिकल एजेंट हो गया। रासायनिक एजेंट का मतलब है कि जैसे गैस, धूल, धातु, धुआं, कीटनाशक, एलर्जिक पदार्थ, ये सब जो है व्यक्ति को रोगग्रस्त करता है। तो ये भी एक कारण है रासायनिक कारक। दूसरा है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक का मतलब होता है कि घर्षण अथवा अन्य यांत्रिक कुल पुर्जों की चोट आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यांत्रिक कारक मतलब चोट उठ के कारण होने वाला जो रोग होता है वह यांत्रिक कारक में होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका कर्ता एजेंट समाप्त हो गया। अब हम दूसरा होस्ट देख रहे हैं। होस्ट भी एक फैक्टर होता है। जैसे परपोषी मानव शरीर होता है। परपोषी जो होता है मानव शरीर होता है, ठीक है, जिसमें रोग कारक वृद्धि एवं प्रजनन करता है एवं रोग उत्पन्न करता है। परपोषी से संबंधित घटक कौन है देख लीजिए यहाँ पे। पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर, जीनेटिक्स फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, पोषण, व्यवसाय, जीवन शैली, आदतें, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न करता है, जो कि परपोषी घटक है। किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर रहने से और वो चीज़ें जो है रोग उत्पन्न करने वाला होता है, तो यह होस्ट होता है, समझ गए। जैसे पोषण, मानव शरीर क्या है, परपोषी है, दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है पेड़ पौधे से। तो वो पेड़ पौधे भी जो है क्या करता है, आपको बीमार कर सकता है। तो परपोषी भी एक कारण होता है। जैसे जनसंख्या, अनुवांशिक घटक, सामाजिक घटक, पोषण, व्यवसाय, जीवन शैली, आदतें, ये सब व्यक्ति के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा यहाँ पे। तीसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि दूषित वातावरण अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए वातावरण का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो है इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, और इन्वायरमेंट का अच्छा होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्वायरमेंट गंदा है तो यह रोग कारण होने का तीसरा जो है आपका कारण बनता है। कुल 3 कारण जो है व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न करता है। इस 3 में से कोई भी अगर एक कट जाएगा, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो आपका होस्ट हो या फिर इन्वायरमेंट हो, इस तीनों में से अगर कोई भी एक हट जाएगा तो फिर जो है व्यक्ति के अंदर जो है रोग नहीं होगा, समझ गए। चलिए
तीनों समझ गए। अब यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन उसी में और पूछ सकता है या 5 नंबर में अलग पूछ लेगा कि जनपादिक रोग विज्ञान की उपयोगिता के बारे में बताइए, मतलब एपिडेमियोलॉजी के उपयोगिता के बारे में बताइए। अब चूंकि आप लोग ये चीज़ को जान गए कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, कि इसके सहायता से जो है व्यक्तियों के बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, समझ गए, उसके रोकथाम, रोगों पर नियंत्रण, समझ गए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार से इसका क्या उपयोग होता है, इसके उपयोगिता को बताना है, समझ गए। तो देखिए इसका उपयोगिता निम्न हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, इसके द्वारा जो है हम लोग इसका उपयोग करके, एपिडेमियोलॉजी का उपयोग करके हम समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन कर सकते हैं, जैसे मृत्यु दर, शिशु दर, मातृ दर, समझ गए, पेरिनेंटल मृत्यु दर, इन सभी के बारे में जो है, या फिर स्वास्थ्य के स्तरों के बारे में भी जो है आकलन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इसके उपयोग करके हम समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके समुदाय में पाए जाने वाली बीमारियां तथा उनके लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन करना। एपिडेमियोलॉजी की सहायता से समुदाय में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के बीमारी और उसके लक्षण तथा उसमें परिवर्तन होने वाले लक्षणों का अध्ययन आराम से कर सकते हैं इसी एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, ठीक है। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में स्पष्ट है कि वहाँ पे जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसमें होने वाले परिवर्तन, समझ गए, उनसे जो है हर एक चीज़ों के बारे में अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो एपिडेमियोलॉजी का उपयोग भी किया जाएगा कि बीमारियों को पता लगाने, उसका लक्षण को ढूंढने और रोकथाम करने में, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा है कि बीमारी होने के व्यक्तिगत जोखिम का अनुमान लगाना। अब बीमारी इस एपिडेमियोलॉजी के द्वारा जो है, इस एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके जोखिम से बच सकते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, समझ गए, और उस मोटा व्यक्ति में जो है धीरे धीरे हृदय और डायबिटीज रोग का खतरा रहता है, जोखिम रहता है। तो ऐसे में आप एपिडेमियोलॉजी के सहायता से इसका उपयोग करके बीमारियों से होने वाले व्यक्तिगत जोखिम से बच सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, समझ गए। चलिए, चौथा पॉइंट कहता है कि बीमारियों के कारण के पता लगाना। अब इसका एपिडेमियोलॉजी के सहारा से आप चाहें तो बीमारियों के पता भी लगा सकते हैं कि किन किन कारणों से जो है बीमारी हुआ है, क्या वह जैविक कारक है या फिजिकल है या केमिकल है या इन्वायरमेंटल है या सामाजिक आर्थिक है। तो इन सब कारणों से जो है हो सकता है बीमारी, तो इसका जो है पता आप लगा सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। पांचवा यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड लास्ट है, कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन में सहायक। यह क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवा, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके आप स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन में भी सहायता मिल सकता है। जैसे बीमारी, कौन से बीमारी उपस्थित है, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका जो है उसमें स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा इसमें कैसे दिया जाएगा। तो इसका जो है योजना आराम से बना सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। नियोजन मतलब क्या कि वही प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं के योजना बनाने में यह सहायक होता है एपिडेमियोलॉजी, जिसमें जो है कैसे इसको रोकथाम करना है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे स्वास्थ्य को उन्नत बनाना है। तो इसमें जो है टीकाकरण क्या देना है, क्या देखभाल करना है, इसके जो थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, नियोजन या योजना बना सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। लास्ट वाला यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है, स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करना। अब समुदाय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य जो सेवा है वह प्रभावी है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। तो इस एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ही इसका उपयोग करके, समझ गए, कि विभिन्न जो है स्वास्थ्य सेवाओं को जो है क्या करेंगे, उसके स्थितियों के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके प्रभावी होने का पता लगा सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके। सातवां है, देखिएगा यहाँ पे कि बीमारियों के प्रति जो है इतिवृत्ति, बीमारियों की प्रकृति व इतिवृत्ति, बीमारी किस प्रकार का है, समझ गए ना। एपिडेमियोलॉजी से विभिन्न बीमारियों की प्रकृति, इतिवृत्ति मतलब हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो कि उनके कारणों को पता करने, रोकथाम, उपचार में सहायता होती है तथा ये इलाज से मरीज के ठीक होने की संभावना को भी प्रदर्शित करता है। एपिडेमियोलॉजी के द्वारा जो है किसी भी बीमारी के प्रकृति और उसके हिस्ट्री को जान सकते हैं कि यह बीमारी कितने दिन तक रह सकता है, इस बीमारी में क्या क्या लक्षण, क्या क्या इसका कारण हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप किसी भी बीमारी के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं इस एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, जो किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी में देख रेख में और उसके ठीक होने में, इलाज में जो है संभावना जो होता है वह प्रदर्शित करता है कि कितना ज़्यादा ठीक हो पाएगा, कितने दिन में ठीक हो पाएगा,
यह जो है बीमारियों को इतिहास जानने को बाद ही, समझ गए। तो यह जो है बीमारी के प्रकृति और इतिहास को भी बताता है एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजी टॉपिक हुई समाप्त और फैमिली हेल्थ केयर, फैमिली हेल्थ सर्विस भी समाप्त, समझ गए। चलिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि विभिन्न प्रकार के रूपांतरित आहार का वर्गीकरण करें, या फिर रोगी को कौन कौन से रूपांतरित आहार दिए जाते हैं, यानी मॉडिफाइड डाइट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो चलिए हम इसको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखिएगा। देखिए, रोगी की आवश्यकता अनुसार परोसे जाने वाले आहार में परिवर्तन किया जाना आहारीय रूपांतरण डाइट मॉडिफिकेशन कहलाती है। रोगी की उसके आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से रूपांतरित आहार दिए जा सकते हैं। देखिए, रोगी के आवश्यकता अनुसार जो परोसे जाने वाला जो आहार होता है उसमें परिवर्तन किया जाना ही आहारीय रूपांतरण कहलाता है। मतलब किस पेशेंट, कब्ज वाले पेशेंट को क्या देंगे, पेट में गड़बड़ी वाले को क्या देंगे, समझ गए ना। अगर किसी को ऊर्जा चाहिए तो उसको किस प्रकार के भोजन देंगे, तो वही चीज़ें कहता है कि रोगी के आवश्यकता अनुसार उसके आहारीय रूपांतरण करके, परिवर्तन करके जो है आहार देना ही जो है आहारीय रूपांतरण कहलाता है, जो पूर्णतः रोगी के आवश्यकता के अनुसार होती है, समझ गए, और वही आहार रूपांतरण होता है, समझ गए। चलिए, पहला देखिएगा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, हाई प्रोटीन डाइट। अब ऐसा भोजन देंगे, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, समझ गए ना, जैसे कोई पेशेंट को सर्जरी हुआ है, कुपोषण वाला है, सर्जरी वाला है, जला हुआ है, पेप्टिक अल्सर है, या किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो वैसे मरीजों को जो है हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है। जैसे प्रोटीन दूध वाला, पनीर वाला, अंडे वाला, मांस मछली वाला, इस सब में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है और यह जो है उच्च प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। पहला ये हो गया। जब उच्च वाला दिया जा सकता है तो जो है लो प्रोटीन वाला भी दिया जाएगा। लो प्रोटीन वाला किसको दिया जाएगा, तो देख लीजिए। अतः इस आहार को लेने के साथ में मल्टीविटामिन की गोलियां ली जानी चाहिए। अगर जो लो प्रोटीन वाला आहार ले रहा है तो उसको में आहार के साथ साथ में मल्टीविटामिन की गोलियां भी लेनी चाहिए, ताकि जितना शरीर को प्रोटीन खनिज चाहिए उतना वह गोली जो है पिल्स जो है पूरा कर सके, ठीक है। इस प्रकार का जो आहार होता है कम प्रोटीन वाला, वह जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जॉन्डिस और वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। यह भी जो है एक कम प्रोटीन युक्त आहार शरीर के लिए फ़ायदा करता है, क्योंकि कम प्रोटीन जहाँ जरूरी होगा वहाँ पे तो कम प्रोटीन दिया जाएगा। तो ऐसे में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पीलिया, वायरल हेपेटाइटिस, इस सब में लो प्रोटीन वाला भोजन चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ ना हो, और इसके साथ में एक मल्टीविटामिन की गोलियां भी दी जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिएगा, हाई फाइबर डाइट, मतलब उच्च रेशेदार भोजन। उच्च रेशेदार भोजन का मतलब होता है कि यह जो है वैसे मरीज को दिया जाता है जिसको इंटेस्टाइनल मार्ग में, आंतीय मार्ग में जो है अपच होने से कब्ज बनता हो, तो उसे जो है रेशेदार भोजन देते हैं, जिसमें जो है हरी पत्तेदार साग सब्जियां, दाल, ऐसा मौजूद होता है, समझ गए। चलिए, कम रेशेदार भोजन, अब जिसको अगर पेप्टिक अल्सर होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, समझ गए ना, पेचिस से पीड़ित होगा, तो उसको जो है कम रेशेदार भोजन ही दिया जाएगा, समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया लो फाइबर डाइट, समझ गए। चलिए, उच्च कैलोरी युक्त, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, हाई फाइब्रेट और लो फाइब्रेट। अब हम लोग देख रहे हैं हाई कैलोरीन, और फिर देखेंगे लो कैरोलिन वाला डाइट, समझ गए ना। उच्च कैलोरी युक्त भोजन किससे देना चाहिए, तो जो कुपोषण का शिकारी हो, जो कम वजन वाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या करना चाहिए, जितने भी दैनिक जितना कैलोरी चाहिए उसमें 500 अधिक जो है कैलोरी देना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिल सके। और ये जो कैलोरी होता है विटामिन और खनिज से मिलता है, और आहार में इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। तो यह उच्च कैलोरी युक्त आहार हो गया। दूसरा है कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। अब कैसे, किसको कम कैलोरी वाला भोजन देंगे, देख लीजिए। कम कैलोरी युक्त भोजन आहार का उपयोग उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका वजन अधिक हो, जो काफ़ी मोटे हो, जिनका वजन कम करना हो, तो उसे कम कैलोरी का भोजन लेना चाहिए। और सप्ताह में जो है
सप्ताह अगर आप जो है एक मोटे व्यक्ति को लगभग आधी कैलोरी 1100 कैलोरी दी जाए तो वह सप्ताह में 1 से 1.5 किलो वजन कम कर सकता है। अगर जितना आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है 2500 से लेकर 3000 दैनिक जो है कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब इतना आधा मतलब आधा, समझ रहे ना, कि मान गए 1100 के आसपास अगर किसी को कैलोरी मिलेगा तो उसका शरीर सप्ताह में 1 से 1.5 किलो वजन घट जाएगा, समझ गए। सातवां है हाई सोडियम युक्त। अब हम लोग देख चुके हैं हाई कैलोरी और लो कैलोरी डाइट देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हाई सोडियम डाइट और लो सोडियम डाइट। तो उच्च सोडियम आहार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका रक्तदाब सामान्य से कम हो, जिनका ब्लड प्रेशर बीपी कम हो, तो उनको देखते होइएगा कहा जाता है कि आप ग्लूकोज पीजिए, आप जो है ORS का घोल पीजिए, आप जो है नमक पानी का मिश्रण पीजिए। तो नमक ये सब में जो है सोडियम का मात्रा होता है जो पीने के बाद शरीर में ब्लड को क्या करता है, तेज करता है। तो ऐसे में जिसका बीपी अगर कम हो, ब्लड प्रेशर, तो उसको जो है उच्च सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। आठवां देखिएगा कम सोडियम युक्त आहार है, लो सोडियम डाइट है। अगर किसी का हृदय में प्रॉब्लम है, रक्तदाब उच्च है और किसी को हार्ट फेलुअर हो रहा है तो ये जो है आपको कम सोडियम युक्त भोजन देना चाहिए, कम जो है नमक पानी वाला कम जो है भोजन ये सब देना चाहिए, ठीक है। नौवां है तरल भोजन, लिक्विड डाइट है। तरल भोजन किसे देना चाहिए, तो अब जो है वैसा मरीज जो को ये तरल भोजन दिया जाता है जो ठोस पदार्थ या आहार लेने में असमर्थ हो, जिनको मुंह में कोई जो है सर्जरी हुआ हो या फिर कोई भी कारण से जो है मुंह में घाव वगैरह हुआ हो, छल्ला वगैरह हुआ हो, तो वह जो है मुंह से तरल पदार्थ नहीं ले सकता है, मुंह से ठोस पदार्थ नहीं ले सकता है, तो उसे जो है तरल आहार दिया जाता है, ठीक है। जैसे दूध, फलों के रस, ठीक है ना, चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब दिया जाता है जो कि तरल वाला हो। 10वां देखिएगा एक है सॉफ्ट डाइट है। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है कि जिनके मुंह में छाले हो या कोई शैल क्रिया हो या फिर दांतों से चबाने में जो है दिक्कत होता हो, दर्द होता हो, तो उनको जो है नर्म भोजन दिया जाता है। जैसे पके हुए चावल, समझ गए ना, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, पकी हुई सब्जी, समझ गए, उसके बाद कस्टर्ड, पका हुआ केला, दलिया, खिचड़ी, ये सब जो है आपके नरम आहार के अंतर्गत आता है, समझ गए। चलिए 11 रफेज जो डाइट होता है, तो रफेज डाइट किनको दिया जाता है, तो रफेज या रेशेदार हो, फाइबर या रफेज हो, दोनों जो है क्या करता है, आंत को साफ करता है, कब्ज को क्लियर करता है, और यह जो है कब्ज वाले पेशेंट को बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हरी पत्तेदार रेशेदार सब्जियां, फल शामिल है, ऐसे भोजन रफेज होता है जो कब्ज वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट है अनुतेजक आहार है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि अनुतेजक, एक होता है उत्तेजक, तो उत्तेजक में मिर्च मसाला का मात्रा ज़्यादा होता है, समझ गए, तो वो तो मरीज को दिया नहीं जाएगा। तो अनुतेजक ब्लेंड डाइट जो होता है इसमें मिर्च मसाला रहित होता है, मतलब मिर्च मसाला नहीं होता है, और यह उन मरीजों को दिया जाता है जिनके पेट में अल्सर यानी छाले हो, गैस्ट्राइटिस मतलब कि आमाशय में सूजन हो, म्यूकस में छाले हो, ठीक है। तो ये सब में जो है ये आपके बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट नहीं दिया, बैलेंस डाइट दिया जाता है। और यह आसानी से पच जाने वाला मिर्च मसाला से रहित, मतलब मिर्च बगैर मिर्च मसाला के अनुतेजक आहार होता है, समझ गए। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, द एंड हो गया। यहाँ पे मैं आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से बता दिया। जिन लोगों को दिक्कत हो तो एक बार से 2 बार वीडियो को देखे, लेकिन समझे ज़रूर कि कहाँ क्या चीज़ें लिखा गया है। और सीरियली लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, सीरियली वहाँ लिखा जाता है जहाँ पे आपको बताया जाता है। ऐसे में टाइप्स लिखना है, 12 टाइप्स है, 12 टाइप्स को इधर उधर करके कहीं से भी लिख देंगे तो क्या दिक्कत है तो वही रूपांतरण के आहार रूपांतरण ही ना, तो ये चीज़ें है, ठीक है। सबसे पहले होम विजिट के मतलब क्या होता है, देखिए होम विजिट जो होता है, होम विजिट आपके गांव में देखते होइएगा, गांव मोहल्ले में देखते होइएगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स लोग जो है आकर आपके हाल चाल पूछती है, ठीक है। आपसे पूछती है कि आपने टीका लिया है, आपके बच्चे टीका लिया है नहीं लिया है, या फिर कुछ डाटा भी पूछ सकता है कि क्या आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। इस प्रकार से आकर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हाल खबर लेती रहती है। तो एक प्रकार से वही होम विजिट हो जाता है कि घर पर जाके विजिट करना, समझ गए, दर्शन करना और आपसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानना, और अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो उसके आवश्यकताओं को पूर्ति करना, आपको मदद करना, यही होम विजिट के अंदर होता है। तो देख लीजिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय, जन मतलब क्या होता है, लोग, आदमी,
आदमी जन लोग समुदाय की मतलब लोगों के समुदाय की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना। वही मैंने बताया कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा घर घर जाकर लोगों से उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, उनके जुड़ी हुई स्वास्थ्य से आवश्यकता कि क्या आवश्यकता है, इनका पता लगाना नर्स का एक काम है जो होम विजिट के अंतर्गत करती है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना और घर घर जाएगी, पूछेगी कि क्या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या है, क्या आपको ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक दिशा निर्देश भी देना। समझ गए? गृह मुलाकात होम विजिट कहलाता है। तो ये चीज़ों को समझ गए। जैसे जैसे नर्स गई गांव में किसी के घर, ठीक है, अब मान गए उसको 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुका है, समझ गए। तो नर्स देखेगी, पूछेगी कि आपके कितने बच्चे हैं, बोलेंगे घर वाले 3 बच्चे हैं। तो नर्स ये समझ चुकी है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो परिवार नियोजन की सलाह देना चाहिए एलिजिबल कपल में, हम लोग जानते हैं ना। तो उस हिसाब से नर्स कहेगी कि आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिए, इसमें सरकार आपको लाभ भी देगी, प्रोत्साहन करेगी उसे आगे कराने के लिए। तो यह भी एक होम विजिट के अंतर्गत ही हो गया। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य समस्याओं, अन्य आवश्यकताओं के बारे में जो है गृह मुलाकात के अंतर्गत जो है वो बताती है, यही गृह मुलाकात होता है। समझ गए? गृह मतलब होता है घर, गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है, ठीक है। अब होम विजिट जो होता है कम्युनिटी हेल्थ का एक बहुत ही रीढ़ का हड्डी, बैकबोन माना जाता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हेल्थ होम विजिट के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों के बारे में, आवश्यक चीज़ों के बारे में पता लगता है, समझ गए। इसीलिए इसे बैकबोन भी कहा जाता है। ओके, तो होम विजिट के बारे में आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इस होम विजिट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि होम विजिट होता क्या है, तो क्या आप इसके उद्देश्य को नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट चलिए हम बताते हैं। गृह मुलाकात के उद्देश्य, होम विजिट के क्या पर्पज है, ठीक है। गृह मुलाकात के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या उद्देश्य है देख लीजिए। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तथा आवश्यकताओं का पता लगाना, ठीक है। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पता लगाना। अब देखिए उद्देश्य के अंतर्गत होता है कि हम इसमें, उद्देश्य के मतलब होता है कि किन पर्पज से, किन चीज़ों के लिए यह चीज़ें है। तो होम विजिट किन किन चीज़ों के लिए है, किन किन इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, वही उद्देश्य होगा। तो होम विजिट जो होता है, होम विजिट के अंदर पहला पॉइंट तो हम ऊपर में ही जाने हैं कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और आवश्यकताओं का पता लगाना, पहला पॉइंट। दूसरा इसके अंतर्गत ये होता है कि परिवार के सदस्यों की समस्या तथा आवश्यकता के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब होम विजिट के अंतर्गत इसका एक उद्देश्य ये भी है कि परिवार में जो भी सदस्य है उनके समस्या, उनके आवश्यकता के अनुसार एक घरेलू वातावरण तैयार करके स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अगर मान गए किसी को समस्या आ गया तो उसे उसके घर पर ही, घरेलू वातावरण में ही उसका ट्रीटमेंट करना इस होम विजिट का उद्देश्य है। इसीलिए देखते होइएगा कि नर्स सब अपने साथ जो है एक बैग लेकर चलती है, उस बैग में आवश्यक फर्स्ट एड का सामान रखा होता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है घर पर ट्रीटमेंट ही देती है, ठीक है। तीसरा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज को डिस्चार्ज के बाद आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लो अप प्रदान करना। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो शहर के होते हैं वो तो आराम से डिस्चार्ज होने के, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो है वह ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट जो गांव के होते हैं जिनका अस्पताल उनके घर से काफ़ी दूर है, तो अगर एक बार वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो उनको समय समय फॉलोअप के लिए अस्पताल आना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह होम विजिट के माध्यम से अस्पताल से छुट्टी होकर कोई मरीज़ आया है तो उसको जाकर क्या करती है, फॉलोअप करती है, ठीक है, समझ गए। चौथा है, समान रोगों का निदान एवं उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। अब इसमें होता यह है, नर्स के द्वारा होम विजिट के अंतर्गत, होम विजिट का एक उद्देश्य ये है कि यह नॉर्मल सामान्य रोगों को निदान भी करना, उसका उपचार के साथ साथ में लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सेवाएं प्रदान करना। मैंने अभी बताया कि परिवार नियोजन के बारे में भी बता सकती है, टीकाकरण के बारे में भी बता सकती है और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं दे सकती है। तो तमाम ऐसे काम जो है किया जा सकता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए,
होम विजिट का एक उद्देश्य और भी है कि यह स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए हेल्थ को और अच्छा किया जा सकता है कि लोगों को बताएगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बाहर में प्रदूषण वाले एरिया में कैसे रहना चाहिए, साफ़ सफाई कैसे रखना चाहिए, गंदे पानी को कैसे जो है हम सुरक्षित तरीके से निपटा सकते हैं। तमाम चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स के द्वारा होम विजिट में बताया जा सकता है। तो होम विजिट का ये सब उद्देश्य है। और बाकी आप अगर अच्छे से होम विजिट को समझ चुके हैं तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट उद्देश्य बताया है। चाहे तो आप 7-8 पॉइंट भी आप अपने तरीके से क्रिएट करके लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए। इंग्लिश वाले हैं तो यहाँ पे इंग्लिश है, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश का भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन में एक और है, गृह मुलाकात के सिद्धांत। समझ रहे हैं, गृह मुलाकात के सिद्धांत। तो गृह मुलाकात के क्या सिद्धांत होता है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। तो गृह मुलाकात के जो सिद्धांत है आपके सामने में है माय डियर, देख लीजिए यहाँ पे गृह मुलाकात के जो सिद्धांत है, गृह मुलाकात के सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए सिद्धांत कहीं भी पूछे ना तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उस चीज़ें से जुड़ी हुई क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना चाहिए और वही एक सिद्धांत बन जाता है। बातें को समझ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से होम विजिट के प्रिंसिपल में भी कुछ चीज़ें कुछ बातें हैं जिनको एज ए नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ध्यान में रखना चाहिए और वही सिद्धांत होगा। जैसे देखिए गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को, अब ये चीज़ें होम विजिट का सिद्धांत है तो सिद्धांत लोगों पर लागू नहीं होगा, सिद्धांत किस पर लागू होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कुछ चीज़ें हैं जिसको अच्छी अच्छी बातों को ध्यान में रखना चाहिए गृह मुलाकात करते समय, और जो बातें को ध्यान में रखेंगी वही तो उसका सिद्धांत बन जाएगा। समझिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हम अपने मन से हम अपना एक विचार उत्पन्न करते हैं, वही मेरा सिद्धांत हो जाता है। तो गृह मुलाकात के लिए भी नर्स को किन कुछ कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा, वही उसका सिद्धांत हो जाएगा। बातें को समझ रहे हैं ना। चलिए तो निम्नलिखित इसके लिए भी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देखिए पहला है गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझना है कि यह लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पीपल अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोगों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगा है फीवर और हम जो है उसको क्या करेंगे, पेट की दवाई दे देंगे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, फीवर है तो फीवर का ही हम जो है देखभाल करेंगे, अगर हाथ पैर कट गया है तो उसका ही जो है हम लोग ड्रेसिंग उसका ही देखभाल करेंगे, पेट गड़बड़ है तो पेट गड़बड़ के लिए ही हम देखभाल करेंगे, या जो भी मतलब जो आवश्यकता है उसी के अनुरूप होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला बात ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब आप नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, समुदाय के आप नर्स हैं, समुदाय में काम करने वाले, तो आपके ये उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए जो है वर्क कर रहे हैं। आप एक नर्स है तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप लोगों को उनके घर घर जाकर उनको एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है अपने मन से करने लगेंगे, नहीं, उद्देश्य स्पष्ट योजना बनाइए और योजना बनाकर उसी प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकता है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तो दूसरा बात ये हो गया। ठीक है, ध्यान में रखने वाला। तीसरा है गृह मुलाकात के नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। अब आप नर्स है, हो सकता है आपको किसी गांव के ही, समुदाय के ही किसी दूसरे व्यक्ति से, मान गए आप है कहीं दूसरे जगह के, आपका पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे समुदाय में हुआ है। ठीक है, आपका गृह जिला से बहुत दूर है, तो आप एक कोशिश करेंगे कि हम किसी से जान पहचान कर ले, इधर पोस्टिंग है तो, ताकि हमें मदद करे समय पर। लेकिन वो ठीक है, आप जान पहचान कर लिए, आप वो उसका रिश्ता अलग रखें, लेकिन आप ये कर रहे हैं कि हम जान पहचान है तो हम उसको अच्छे से इलाज करेंगे, उसका अच्छे से देख रेख करेंगे, और किसी से जान पहचान नहीं है या फिर हमें देख लिए कि यह ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छा है, फैशनेबल है, तो इसको हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। और कोई अगर नहीं, मीडियम है, कोई उतना अपने को देखभाल नहीं कर रहा है तो उसको हम नहीं करेंगे, तो ये गलत है। देख लेंगे कि हमारे जाति का है तो इसको हम ज़्यादा देखभाल करेंगे,
कोई दूसरे जाति का है तो उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ये गलत चीज़ें है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम महिला है तो महिला जाति को ही हम अच्छे से देखेंगे, पुरुष को उतना नहीं देखेंगे, तो ये भी गलत है। समझ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारा पढ़ाई लिखाई जो है वह सामने वाला के पढ़ाई लिखाई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, तो ये गलत है। मतलब कहने का मतलब है कि गृह मुलाकात में आपको सभी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपको गलत लगता हो, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको समान जो है काम करना चाहिए सबके साथ। ठीक है, चौथा है गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संस्थान, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। होम विजिट में आप लोग देखते होइएगा नर्स के द्वारा एक पैड लिया जाता है, एक डायरी रहता है। उस डायरी में नर्स जिस भी घर में जाती है उस घर के बारे में डिटेल्स लेती है कि कितना परिवार है, ठीक है, क्या व्यवसाय करते हैं, कहाँ से आय आता है, क्या आपका जाति धर्म है, रीति रिवाज, संस्कृति है, ये सब चीज़ों को नोट करती है। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को जो है पता चलता है कि कितने लोग क्या चीज़ से पीड़ित है, किनका कमाई कितना है और कौन जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ति कर सकते हैं अच्छे से या नहीं कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, जानकारी लेना। पाँचवा है इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए नर्स को। पाँचवा है सुरक्षित तकनीक, विद्याओं और परिचर्या प्रक्रियाओं का प्रयोग। अब एक नर्स को चाहिए ये बातें को ध्यान में रखना कि उसे अच्छी जो भी उस पढ़ाई में यूज हुआ जो तकनीक है उसका उपयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नर्सिंग रिलेटेड जो भी उनके ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए और जो भी टेक्निक का प्रयोग करे वह सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, छठा है, यहाँ पे देख लीजिए, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं उनको ठेस पहुँचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब आप घर घर जा रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, समस्याओं को, तो आपको ये चाहिए कि आप फालतू की बातें ज़बरदस्ती आप जो है परिवार में जाकर किसी भी सदस्य को दबाव नहीं डालेंगे कि ये काम कीजिए, ये काम करना होगा। ये अनावश्यक दबावों से बचना चाहिए और लोगों को दिल पर ठेस न पहुँचे इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। समझ रहे हैं। सातवां है गृह मुलाकात सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पे अतः उसे परिवार के सदस्यों की उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वह होम विजिट कर रही है, घर घर जाकर लोगों के समस्याओं आवश्यकताओं को देख रही है, तो गृह मुलाकात के अंतर्गत जो है शिक्षा देने का भी अवसर प्रदान होना चाहिए और यह नर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें परिवार में सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार जो भी स्वास्थ्य शिक्षा हो प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि होम विजिट में स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देंगे तो तब कब देंगे। ठीक है, आठवां है गृह मुलाकात की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब जो भी हम सेवा देंगे लोगों को घर घर जाकर, हमें आगे ऑफिसर को दिखाने के लिए कि भाई आपने क्या क्या काम किया, कितने परिवार में गया, तो इसके लिए उचित रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंटें मैंने आपको सिद्धांत बताया, एज ए नर्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है आपके माइंड की कितना ज़्यादा कैपेसिटी है। मैंने 8 पॉइंट इस सिद्धांत को बता दिया कि हाँ इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए होम विजिट करते समय एज ए नर्स। बट आपको अगर मान गए आप समझ चुके हैं अच्छे से, तो ये 8 के अलावा आप 12-13 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी जो चाहते हैं कि नहीं हम इसी 8 को कंप्लीट करें, उसी 5 उद्देश्य को कंप्लीट करें, तो इतना भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर मिल ही जाएगा। अगर 5 नंबर में सिर्फ पूछेगा तो सिर्फ सिद्धांत ही पूछेगा तो बता दीजिएगा। समझ गए। चलिए, यहाँ पे टोटल इंग्लिश मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी है इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आता है एक काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, हो सकता है इस बार पूछे भी। कहेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची बनाएं और किसी एक कार्यक्रम को विस्तार से लिखें। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। समझ गए, आपसे एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि इनलिस्ट करिए वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, उन सभी कार्यक्रमों की सूची बनाइए और किसी एक कार्यक्रम पर विस्तृत से लिखें। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो मैंने आपको RCH कार्यक्रम के बारे में डिटेल से बताएंगे और सभी कार्यक्रमों की सूची भी बनाएंगे। ठीक है, जो कि आपके 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहने का मतलब है कि नेशनल लेवल पर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के अच्छे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सूची बनाना है। ठीक है, रोग पर नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, तथा जिस रोग को जड़ मूल से खत्म करने के लिए कार्यक्रम को रोग उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रम की लिस्ट निम्न प्रकार है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है और इराडिक्शन उन्मूलन प्रोग्राम क्या होता है। तो देखिए, आप लोग देखते होइएगा कि एक होता है कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे एनसीपी, ठीक है, एनसीपी, ठीक है ना, एनसीपी समझ गए, नेशनल कैंसर एनसीसीपी होता है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, एक होता है बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम है और इराडिक्शन प्रोग्राम भी है। तो इराडिक्शन प्रोग्राम का मतलब होता है कि उन्मूलन कार्यक्रम, वैसा रोग जिसे जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया हो तो उसके लिए इराडिक्शन कार्यक्रम चलाया जाता है, रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, और जो रोग भयावह है, जो रोग इतना जल्दी कंप्लीट जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। समझ गए, नियंत्रण कार्यक्रम। तो यही चीज़ें कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम रोग पर नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब वैसा रोग जिस पर नियंत्रण करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा हो उसे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, तथा जिस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसे इराडिक्शन उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, अब भारत सरकार द्वारा चाहे वो कंट्रोल प्रोग्राम हो चाहे इराडिक्शन प्रोग्राम हो, निम्नलिखित प्रोग्राम है जिसको नीचे लिस्टेड किया गया है, आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से शुरू है। आपको पहला है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब होता है कि जितने भी मच्छर मक्खी से होने वाला रोग है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम बना उसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब है कि जो फैलने वाला नहीं हो एक से दूसरे में, जैसे डायबिटीज हो गया, सीवीसी हो गया, सीवीसी स्ट्रोक, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, समझ गए, ये सब, चाहे डायबिटीज हो गया, ये सब फैलने वाला रोग नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन इसके लिए सरकार ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है कार्यक्रम चलाया जिसे हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम कहते हैं। ओके, ये सब याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद है RNTCP होता है जिसको हम लोग रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, UIP, समझ गए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, RCH, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे भी। इसी में होता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, बहरापन के कंट्रोल और रोकथाम के लिए। नेशनल लिप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम होता है, समझ गए, कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए। उसके बाद आता है नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम आता है, यही चीज़ें है, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आता है, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम, समझ गए। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन आता है, NHM, जिसके द्वारा बहुत सारे बहाली भी होता है। तो ये सब लिस्टेड है, इन सभी लिस्टेड को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कौन कौन से लिस्टेड है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे लगभग 13-14 लिस्ट बताया। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम है, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ओके, RCH रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इन सब चीज़ों को आपको दिमाग से ध्यान से समझना पड़ेगा, मैंने टोटल बता दिया। अब इसमें चाहे तो आप और सारे प्रोग्राम के नाम जोड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने छोड़ दिया है, आपको और भी प्रोग्राम के नाम याद हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे आपका हो गया नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके प्रकार से होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, NACP,
CP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप चाहें तो जितना भी प्रोग्राम है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लिखिएगा उतना बेनिफिट होगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे RCH के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी एक प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताएं, या फिर 5 नंबर में RCH के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए RCH क्या है। तो देखिए RCH परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है इसका एक घटक है, जिसके अंतर्गत घटक है मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित मातृत्व आदि इन सभी घटकों को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार ने RCH कार्यक्रम वर्ष 1997 में लागू किया। तो रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत परिवार कल्याण के विभिन्न घटक है, जैसे माता से जुड़ा हुआ, शिशु से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, मातृत्व सुरक्षित, समझ गए, यानी सुरक्षित मातृत्व, इन सब चीज़ों को जो है इन घटक बनाया गया RCH के अंदर। RCH एक प्रोग्राम के नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत जो काम किया जाता है वह मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित मातृत्व, ठीक है, यानी माता से जुड़ा हुआ, माता से जुड़ी हुई और शिशु से जुड़ी हुई स्वास्थ्य देखभाल, साथ में जो प्रेगनेंसी के बाद जो माता में होने वाला जो समस्या है और उसको लेकर जो डेथ हो जाता है तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब चीज़ों को घटकों को शामिल करते हुए भारत सरकार ने परिवार कल्याण के विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए RCH कार्यक्रम 1997 में लागू किया गया। ये सब जरूर लिखिएगा, यह इसका घटक है RCH का, नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत निम्न टारगेट समूह 2 सेवाएं प्रदान